आज का सेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू ट्रीट वोकेबलरी लाइक अ लिस्ट ऑफ 40 रैंडम वर्ड्स दैट यू सिंपली हैव टू मग अप. इंस्टेड हम हर वर्ड को एक सिचुएशन से कनेक्ट करेंगे. कभी डेली लाइफ से होगा, कभी न्यूज़पेपर से, कभी लॉ से और कभी लिटरेचर से. बिकॉज जब वर्ड किसी रियल सिचुएशन के साथ कनेक्ट हो जाता है ना, तो उससे याद करना नहीं पड़ता, मीनिंग ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाता है. सो कीप योर नोटबुक्स रेडी, स्टे इंटरैक्टिव थ्रू आउट द क्लास, एंड वेन एवर आई आस्क यू समथिंग, डोंट जस्ट लिसन, pause for a second and think about it. Alright, let's begin with our very first word. Okay guys, so हमारा first word है heed. So before jumping on to learn the meaning, let's first check the example sentence कि example क्या कहता है. Sentence पढ़िएगा. The hikers failed to heed the weather warning and were caught in the storm. मतलब कुछ उन्होंने नहीं किया जिसकी वजह से उनको कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़े. सो लेट्स जस्ट सॉल्व द मिस्ट्री. अब देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा सिचुएशन इमेजिन आप करो. अभी कौन सा सीज़न, मॉनसून का सीज़न चल रहा है, हर तरफ बारिश बारिश बारिश. ओके, नाउ यू आर स्टेपिंग आउट ऑफ योर होम बट योर मदर सेज कि आप अम्ब्रेला लेके जाओ, बारिश हो सकती है. और आपने बाहर देखा, स्काई एकदम क्लियर है और आपने बोला अरे नहीं कुछ नहीं होगा, मैं लेके नहीं जा रहा. फिर आधे घंटे बाद बारिश शुरू हो जाती है. अब बताओ प्रॉब्लम क्या हुई. बारिश जो रेन था वो आपकी तो कंट्रोल में था ही नहीं, रेन आपके कंट्रोल में नहीं था. देन फिर प्रॉब्लम कहाँ अराइज होता है. प्रॉब्लम ये हुई कि आपने वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया. जो वार्निंग आपको दिया गया था आपने उसको सीरियसली नहीं लिया. एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर आवर वर्ड कम्स इन, दैट इज हीड. हीड का मतलब क्या हो जाएगा, किसी एडवाइस या फिर आप वार्निंग कह लो या इंस्ट्रक्शन को ध्यान से लेना और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना. सो ऐसा नहीं है कि आपने सुन लिया दैट इज हीड. नो, जब आप सुनना शुरू करते हैं, ठीक है, सुनने के साथ साथ आपने उन वर्ड्स को सीरियसली लिया प्लस उन पे एक्ट किया या फिर एक्शन आपने परफॉर्म किया, ये तीनों कल्मिनेट होके बनाते हैं द वर्ड हीड. ठीक है, जैसे आप इमेजिन कर लो, आप डॉक्टर के पास जाते हो और आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया कि यू हैव टू एक्सरसाइज रेगुलरली. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू एक्सरसाइज. आप वहाँ डॉक्टर को बोल देते हो येस येस डॉक्टर, आप हर चीज़ में नॉड करने लगते हो, ओके आई विल फॉलो, ओके आई विल डू दिस. बट अगले दिन से आपकी रूटीन वही मोनोटोनस रूटीन, रात में जगना, स्क्रॉल डाउन करना. तो फिर आप क्या कर रहे हो, आप बात सुन करके आ गए बट आप उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिए, एक्शन नहीं कर रहे हो उस पर, तो वो कभी हीट बनेगा ही नहीं. ठीक है, सो हियर जो वर्ड होता है ना, हियर, हियर का मतलब होता है सुनना. मतलब आप उस चीज़ को सुन रहे हो, सुनना वी कैन से. ओके, बट हीड का मतलब क्या होता है, हीड का मतलब होता है सुनना प्लस उसके साथ साथ आप अटेंशन पे कर रहे हो, पे अटेंशन, तो दैट मेक्स योर वर्ड हीड. ओके, सो अगर एग्जाम में आपको सेंटेंस ऐसे मैं दे दूँ या फिर आपको ये मिल जाए कि द सिटीजन्स वर एडवाइज्ड टू हीड द वार्निंग, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिटीजन्स ने बस वार्निंग सुन ली. इट मीन्स दे वर एक्सपेक्टेड टू टेक द वार्निंग सीरियसली एंड एक्ट अकॉर्डिंगली. अब नोटबुक में 3 वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस लिखिए. ठीक है, मैं आपको बताती हूँ. फर्स्ट आप लिखिए हीड एडवाइस. ओके, सेकेंड आप लिख लो हीड अ वार्निंग. ओके, और थर्ड आप लिख लो हीड इंस्ट्रक्शंस. हीड इंस्ट्रक्शंस. ये कैलोकेशंस आपको एडिटोरियल्स और आरसीज में आपको फ्रीक्वेंटली मिलेंगे. हीड एडवाइस, हीड अ वार्निंग, हीड इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये चीज़ आपको आरसी में मिल सकता है. ओके, और एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बता दूंगी. हीड का मतलब होता है, जैसे ये आप ये वाला लॉजिक याद रखना. आई एम सो सॉरी फॉर इट. ठीक है, आप इसको सुनने से याद रख लेना. आप ऐसे याद सकते हो, हीड इट. ओके, 1 minute, just give me 1 minute. Heed it. Okay, then आप कह सकते हो understand it and
टू एक्ट सीरियसली अकॉर्डिंग टू दैट. ओके, बस अब जब भी आप हीड देखें, इस किसी वार्निंग या एडवाइस को सीरियसली फॉलो करते हुए इमेजिन करना. क्लियर? लेट्स चेक द मीनिंग. टू पे केयरफुल अटेंशन टू समथिंग, स्पेशली एडवाइस, अ वार्निंग और इंस्ट्रक्शंस. सिनोनिम्स आप देखो. पे अटेंशन, ऑब्जर्व, नोटिस, टेक सीरियसली. मैंने बोला ना कि आप जो चीज़ को सीरियसली अंडरस्टैंड करते हो उसको हो जाएगा, हम कहेंगे क्या, हीड. एंटोनिम्स होते हैं इग्नोर. आप क्या करते हो, नोटिस का जस्ट ऑपोजिट कर लो, इग्नोर कर दिया आपने डिसरिगार्ड कर दिया, आपने निग्लेक्ट कर दिया, तो दैट बिकम्स द एंटोनिम्स ऑफ योर हीड. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. सो चलिए दूसरा अब हम लोग इसका देखेंगे वर्ड क्या है. सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है हर्मेटिक. हाउ डू यू प्रोनाउंस? और मैंने हमेशा बोला है कि प्रोनाउंसिएशन पे गाइस स्पेशल केयर देना है कि आपका प्रोनाउंसिएशन क्या कहता है. सो ओके, सो आवर वर्ड इज हर्मेटिक. गाइस हर्मेटिक जो है ना, सबसे पहले आप देख लो कि एडजेक्टिव होता है. ओके, अब देखिए सेंटेंस को पहले हम लोग पढ़ेंगे. द साइंटिस्ट स्टोर्ड इन द केमिकल इन अ हर्मेटिक कंटेनर टू प्रिवेंट कॉन्टैमिनेशन. यानी किसी कंडीशन में उसको रखा गया ताकि कॉन्टैमिनेशन को प्रिवेंट किया जा सके. अब आप इमेजिन करिए आपके घर में कोई फूड आइटम है, ठीक है. लेट्स टेक पिकल्स. अचार हर किसी के घर में होता है. ओके, एंड आपके घर में कोई फूड आइटम है जो आपको लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रखना है. लाइक जो हम लोग पिकल खाते हैं, मैंगो पिकल, वी मेक इन समर एंड वी यूज़ इट इन विंटर्स एज वेल, राइट. वी यूज़ इट ऑन आर टॉपिंग्स एंड ऑल, ठीक है. सो अगर कंटेनर आपने प्रॉपरली, उसका जो लिड होता है, जो जार होता है, उसको क्लोज अप नहीं करते हो, तो क्या होगा, उसमें एयर क्या होगा, कंटेनर में एंटर करता है, ठीक है. अब एयर के एंटर करने से क्या होता है, मॉइस्चर आएगा. मॉइस्चर आने से क्या होगा कि फूड जो है आपका जल्दी ख़राब हो सकता है. इसीलिए कभी कभी हम ऐसे कंटेनर्स यूज़ करते हैं जो कम्प्लीटली क्या होते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं. आई होप आप सबको पता है दिस इज़ ओके. अब साइंटिस्ट को केमिकल को क्या करना था, कॉन्टैमिनेशन से प्रिवेंट करना था. तो उसे भी ऐसा कंटेनर चाहिए जो बाहर की एयर या फिर एक्सटर्नल एलिमेंट्स को अंदर एंटर ना करने दे. एंड दैट इज़ योर वर्ड हर्मेटिक. हर्मेटिक का मतलब होता है, आप इसको लिख लो, कंप्लीटली सील्ड. क्या हो गया, कंप्लीटली सील्ड या फिर एयर टाइट, ठीक है. कंप्लीटली सील्ड या एयर टाइट. सिंपल लैंग्वेज में ऐसा जो बाहर के इन्फ्लुएंस को अंदर इजीली एंटर ना करने दे. अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बताती हूँ. ये वर्ड सिर्फ कंटेनर्स के लिए नहीं आता है. आपको कभी न्यूज़पेपर या एडिटोरियल में मिल सकता है अ हर्मेटिक सोसाइटी. क्या मिल सकता है, हर्मेटिक सोसाइटी. यहाँ ऑब्वियसली सोसाइटी को एयर टाइट नहीं करना है. ओके, यहाँ हर्मेटिक का सेंस होगा. हर्मेटिक का यहाँ पे क्या सेंस बन सकता है, इमेजिन करो. यहाँ हर्मेटिक का सेंटेंस बनेगा क्लोज्ड ऑफ, ठीक है, क्लोज्ड ऑफ. सीक्रेटिव, क्या हो सकता है, सीक्रेटिव. फिर हो सकता है डिफिकल्ट फॉर आउटसाइडर्स टू एंटर और अंडरस्टैंड. सो कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. साइंस में हर्मेटिक कंटेनर का मतलब क्या हो गया, एयर टाइट या फिर कंप्लीटली सील्ड. सोसाइटी या ग्रुप के कॉन्टेक्स्ट में मतलब क्लोज हो गया, फिर आप कह लो उसको आइसोलेटेड कह लो, सीक्रेटिव कह लो. और ये वर्ड अब याद कैसे रखें, एक टाइटली सील्ड जार इमेजिन कर लो. जो अचार का जो सबके घर में जार होता है ना, आप उसको इमेजिन करो, बाहर से कुछ अंदर नहीं आ रहा है, दैट्स हर्मेटिक. आप इस वर्ड को सील्ड ऑफ के साथ कनेक्ट कर सकते हो. और सिनोनिम्स में आप देख लो, एयर टाइट, सील्ड, एजोटेरिक, secretive. Antonyms are open, accessible, transparent, clear. Meaning देखो, completely sealed from outside influence or difficult to understand because it is very secretive or obscure. अब guys, अब यहाँ पे obscure का मतलब देखना. obscure का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को mask out कर देना, किसी चीज़ को बाहर के external factor से छुपा देना, obscure, ठीक है. दिस इज़ अ गुड वर्ड, आप इसको मेंशन कर सकते हो. सो आई होप दिस इज़ क्लियर. सो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. आर नेक्स्ट वर्ड इज हिंड्रेंस, ठीक है. हिंड्रेंस गाइज अगेन ये नाउन हो गया आपका. अब देखिए सेंटेंस पढ़ते हैं. पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी बिकेम अ मेजर हिंड्रेंस टू
ऑनलाइन लर्निंग, मतलब जो इंटरनेट की जो बैंडविड्थ थी, इंटरनेट में जो ग्लिचेस आए ड्यू टू द बैंडविड्थ ग्लिचेस, उसकी वजह से आपकी ऑनलाइन लर्निंग में आपको इफेक्ट किया। आप यूट्यूब पे लेक्चर नहीं ले पाए, आप अपने ऐप पे लेक्चर नहीं ले पाए, सो दैट इज़ हिंड्रेंस। तो हिंड्रेंस क्या हुआ यहाँ पे, आपका जो इंटरनेट कनेक्टिविटी, जो पुअर इंटर कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी था, वो क्या बना, हिंड्रेंस बना। ठीक है, अब आप ये तो सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, आई होप। आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो, टीचर आपके पढ़ा रहे हैं और आप जेन्युइनली कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, और सडनली आपका इंटरनेट कनेक्शन या फिर आपका वाईफाई अनस्टेबल हो जाता है। सो क्या होता है, वीडियो की फ्रीज हो जाएगी, ऑडियो गायब, फिर वीडियो या आए तो टीचर ऑलरेडी 3 पॉइंट्स क्या होते हैं, आगे निकल चुके होते हैं। सो दिस इज़ हिंड्रेंस। आपका जो पढ़ने की जो पाथवे में डिस्टर्बेंस आता है, दैट इज़ हिंड्रेंस। मीनिंग देखते हैं, समथिंग दैट डिलेज, ऑब्स्ट्रक्ट्स और मेक्स प्रोग्रेस डिफिकल्ट। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं, ऑब्स्टेकल, ठीक है, बैरियर, इम्पेडिमेंट, ठीक है। इम्पेडिमेंट इज जब आपके काम में कुछ रुकावट आती है, उसको बोलते हैं इम्पेडिमेंट। ऑब्स्ट्रक्शन, एंटोनिम्स आर एड, एड का मतलब आपको हेल्प करना, ठीक है। असिस्टेंस, एडवांटेज और सपोर्ट, ठीक है। अब हिंड्रेंस मीन्स समथिंग दैट डिलेज, ऑब्स्ट्रक्ट्स और मेक्स प्रोग्रेस डिफिकल्ट। और एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन याद रखिएगा, ये जो वर्ड है प्रॉब्लम, ये बहुत ज़्यादा जनरल वर्ड हो गया, लोगों ने इसको जनरलाइज कर दिया है। बट अगर आप प्रॉब्लम की जगह आप हिंड्रेंस यूज़ करोगे ना, तो ये स्पेसिफिकली फोकसेस ऑन समथिंग दैट ब्लॉक्स, या फिर कह लो स्लोज डाउन, या फिर आप कह लो कि जो कि प्रोग्रेस का जो उसको कैटलाइज नहीं, डी कैटलाइज कर देता है, उसको डिक्रीज कर देता है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हीनस। कैसे प्रोनाउंस करेंगे, हीनस, ठीक है। हीनस हमारा गाइज एडजेक्टिव है। पहले सेंटेंस अगेन पढ़ते हैं। द कोर्ट अवॉर्डेड द स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट फॉर द हीनियस क्राइम, मतलब कोर्ट ने सबसे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया, किसके लिए, हीनियस क्राइम। मतलब कैसे क्राइम होगा, अगर कोर्ट ने स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया है तो पक्का वो कुछ ना कुछ बहुत मेजर होगा, ठीक है। अब इसी से आप को रिलेट कीजिए, क्या हर क्राइम इक्वली सीरियसली होता है, ऑब्वियसली नहीं। अगर किसी ने माइनर थेफ्ट की और किसी ने एक्सट्रीमली ब्रूटल मर्डर किया, ठीक है, आप एक बार ले लो, किसी ने थेफ्ट किया, ओके, किसी ने, आप रोड पे जा रहे थे, आपके वॉलेट को किसी ने चुरा लिया, ठीक है, और किसी ने ब्रूटल मर्डर कर दिया, ठीक है, ब्रूटल मर्डर, फॉर एग्जाम्पल फ्रेट्रीसाइड कर देता है, ठीक है, तो दोनों को हम सिंपली बैड क्राइम बोलकर छोड़ नहीं सकते हैं। कुछ क्राइम्स इतने क्रूअल, शॉकिंग या फिर कह लो ब्रूटल होते हैं कि सोसाइटी उन्हें देखकर जेन्युइनली डिस्टर्ब हो जाती है, आपके अंदर भी एक डिस्टर्बिंग इमोशन आ जाता है। और ऐसे क्राइम को जहाँ पे आपके इमोशंस डिस्टर्ब हो जाएं, उन्हीं को कहते हैं हीनस क्राइम्स, ठीक है। क्या बोलेंगे, हीनस क्राइम्स। तो कोर्ट आपको स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट क्या थेफ्ट के लिए देगी, बिल्कुल नहीं देगी। बट क्या मैं कहूँ कि मैंने मर्डर किया, किसी को ब्रूटली किसी का मैंने मर्डर किया, तो क्या मुझे उसके लिए मिलेगा स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट, डेफिनेटली यस। ओके, चलिए अब ये जो है ना, आप न्यूज़पेपर में इस चीज़ को बहुत फ्रीक्वेंटली देख सकते हैं। 2 वर्ड, हीनस क्राइम आपको मिलेगा और दूसरा मिलेगा आपको हीनस ऑफेंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह लूँ कि द अक्यूज वॉज चार्ज इन कनेक्शन विद अ हीनस क्राइम। सो यहाँ राइटर सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि क्राइम सीरियस था, ही इज एम्फसाइजिंग कि द एक्सट्रीम क्रूअल्टी और शॉकिंग नेचर ऑफ दैट क्राइम। और इसीलिए हीनस का टोन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मीनिंग देख लो आप, एक्सट्रीमली विकेड, बहुत ही बुरा, कनिंग, स्लाई, क्रूअल और शॉकिंगली ईविल, ठीक है। सो इसके सिनोनिम्स हम लोग याद रखते हैं, एट्रोशियस, मॉन्स्ट्रस, हॉरिफिक, वाइल। एंटोनिम्स आर नोबल, वर्चुअस, काइंड, ऑनरेबल, सारे पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक वर्ड्स, ठीक है। अब आप इसका मेमोरी ट्रिक कभी आप भूल जाओ, ऐसे भूलना नहीं चाहिए, बट ओके, अगर आप कभी भूलते हो तो ऐसे इमेजिन कर लेना कि समथिंग सो क्रूअल दैट पीपल आर शॉक्ड बाय इट,
ठीक है। अगर आपको एक और मैं एग्जाम्पल बताऊंगी कि क्वेश्चंस में ऑप्शन आए अगर एग्जाम में कि ऑर्डिनरी है, काइंड है, हीनस है, प्लेजेंट है, तो ऑब्वियसली हीनस का कनेक्शन एक्सट्रीम क्रुअल्टी और ईविल से होगा। सो नोटबुक में इस वर्ड को डेफिनेटली आप क्या करना, स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर GMI, AMU, BLLB और लाइक फॉर एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम्स। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है होड। होड को आप वर्ब और कभी कभी एट टाइम्स इज नाउन यूज कर सकते हो। Some people began to hoard essential supplies during the emergency. अब सिचुएशन इमेजिन करो, सपोज किसी एरिया में, ये आपका एरिया नंबर ए है, ठीक है, इसको हम लोग ले लेते हैं कि ये नोएडा सेक्टर 18 है हमारा, ओके, नोएडा सेक्टर 18। अब इसको आप इमेजिन करो कि किसी एरिया में एक इमरजेंसी की न्यूज़ आई है, लोगों को पता चला कि कुछ एसेंशियल आइटम्स की सप्लाई टेम्पररी अफेक्ट हो सकती है। जैसे वाटर, बहुत बार आपको पता चला होगा कि सोसाइटी में आपको आता है कि आज क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग चलेगी। सो आज मॉर्निंग से लाइक सुबह 10 AM से 6 PM तक वाटर सप्लाई सारा बंद रहेगा, ठीक है। नॉर्मली एक फैमिली को मान लो 2 पैकेट्स, उनको कुछ डेली का उनका यूजेज है, उनको 10 लीटर्स ऑफ वाटर डेली लगता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उसको 10 लीटर की जगह स्टोर करने की जगह 22 लीटर कर लेंगे, 35 लीटर कर लेंगे। अब ये सिर्फ स्टोर करना नहीं होता है, दे आर स्टोरिंग एंड कीपिंग मच मोर देन दे एक्चुअली नीड। उनको नीड थी 10 लीटर की, उन्होंने स्टोर कितना किया, गैलन्स में 22 लीटर, 35 लीटर्स। और इसी चीज़ को, इसी एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, होर्ड। क्या बोलेंगे, होर्ड। होर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, टू कलेक्ट and keep a large amount of something often more than is needed। आपको ज़रूरत थी 10 लीटर पानी की, आपने स्टोर किया था 22 लीटर्स आपने स्टोर किया, यानी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा चीज़ों को जमा करके रखना। अब इसको आप कलेक्ट से कंफ्यूज मत करना, और स्टैम्प्स कलेक्ट करते हो, बुक्स कलेक्ट करते हो, आप कॉइन्स कलेक्ट करते हो, दैट्स सिंपली कलेक्टिंग। बट अगर आप किसी चीज़ को एक्सेसिवली एक्यूमुलेट करके रख रहे हो, स्पेशली बिकॉज यू डोंट वांट टू गिव इट अवे और यू मे नीड इट लेटर, दैट्स कॉल्ड एज होर्डिंग, ठीक है। इसको कलेक्ट से आप मत कंफ्यूज कर जाना। इसलिए न्यूज़पेपर में आपको, आप जब आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स पढ़ोगे तो आपको मिलेगा होर्डिंग ऑफ एसेंशियल सप्लाईज, होर्डिंग ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग फ्लड। अभी असम फ्लड है ना, तो अगर अभी असम फ्लड की अभी रिसेंट आप एडिटोरियल्स पढ़ोगे तो आपको ये ज़रूर मिलेगा, होर्डिंग ऑफ मेडिसिन, होर्डिंग ऑफ फूड ग्रेन्स, होर्डिंग ऑफ एसेंशियल सप्लाईज। सो इमरजेंसी सिचुएशंस में ये वर्ड पर्टिकुलरली रेलिवेंट हो जाता है, ठीक है। अब इसको सिंपल सा ट्रिक है, जब भी वर्ड होल्ड दिखे इसको आप ऐसे याद रखना, होल्ड अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है, होल्ड अ ह्यूज अमाउंट। अब इमेजिन आप कर सकते हो कि किसी पर्सन ने इतना स्टॉक जमा कर लिया कि उसके घर में चलने की जगह नहीं बची, दैट्स होर्डिंग, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर। सिनोनिम्स देखते हैं, एक्यूमुलेट, स्टॉक पाइल, एमास, स्टोर। एंटोनिम्स जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, आपने दे दिया, आपके पास 10 लीटर पानी था, आपने उसमें से कुछ पानी दूसरे को, अपने नेबर्स को दे दिए, तो डिस्ट्रीब्यूट, स्पेंड, डोनेट। आपके पास बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं जो आपके यूज़ में नहीं होते हैं, तो आप उनको कलेक्शन करके माउंटेन हीप नहीं बनाओगे। आप क्या करते हो, जो आपके नीड में नहीं है उसको आप क्या करते हो, डोनेट कर देते हैं टू द पुअर एंड द नीडी, ओके। डिस्पर्स, डिस्पर्स का मतलब होता है डोनेट करना। सो रिमेंबर, इसको याद कर लीजिएगा ऐसे कि जो कलेक्ट करना होता है, कलेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, जमा करना, और होर्ड का मतलब होता है एक्सेसिव अमाउंट में उस चीज़ को क्या करना, जमा करना। जब आप एक्सेसिव अमाउंट में उस चीज़ करोगे तो वो क्या हो जाएगा, होर्ड करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ह्यूब्रिस। गाइस ह्यूब्रिस अगेन आपका नाउन हो गया। ह्यूब्रिस का मतलब होता है एक्सेसिव प्राइड और ओवर कॉन्फिडेंस दैट ऑफन लीड्स टू वंस डाउनफॉल, ठीक है। और ये थोड़ा वर्ड ना गाइस इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इसका कनेक्शन सिर्फ आप नॉर्मल जो प्राइड होता है ना उससे नहीं होता है, ठीक है। पहले सेंटेंस हम देख लेते हैं। द CEO's hubris caused him to ignore valuable advice from his team। अब इमेजिन करो, एक पर्सन किसी कंपनी का हेड है, ठीक है, वो कंपनी का CEO है, राइट। ऑब्वियसली उसके पास क्या होगा, अगर से वो CEO है तो उसके पास सबसे पहला क्या चीज़ होगा, एक्सपीरियंस होगा।
दूसरा मैं कह सकती हूँ कि उसके पास नॉलेज होगा, ओके। तीसरा कह सकती हूँ मैं उसके पास क्या होगा, अथॉरिटी होगा। अब धीरे धीरे उसको लगने लगता है मुझे सब पता है, मैं जो डिसीजन लूँगा वही करेक्ट होगा। तो टीम मेंबर्स उसे वार्न करते हैं, सजेशन देते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता है। वाई, मुझे अब बताओ क्यों नहीं सुनता है? बिकॉज उसका जो कॉन्फिडेंस था ना, वो अब क्या बन गया, ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो रिजल्ट करता है आपके हमार्शिया में। हमार्शिया का हम मतलब क्या हो जाएगा, ट्रैजिक डाउनफॉल हो जाता है, ठीक है। सो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस इवेंचुअली उसकी डाउनफॉल का रीज़न बन जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं ह्यूब्रिस, ओके। अब ह्यूब्रिस का मतलब आप देख लो, एक्सेसिव प्राइड, ओवर कॉन्फिडेंस दैट कैन इवेंचुअली लीड टू समवंस डाउनफॉल। अब एक इम्पॉर्टेंट आप डिफरेंस याद करना कि ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ये होना बहुत अच्छी चीज़ है। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट देन यू कैन मास्टर ऑल द डोमेन्स ऑफ लाइफ। बट ओवर कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर फेसिंग योर इंटरव्यू, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, बट ओवर कॉन्फिडेंस, अरे आपसे पैनलिस्ट ने कुछ पूछा, आप बोलने लगे सर मुझे ये भी पता है, सर मुझे वो भी पता है, तो वो आपके ओवर कॉन्फिडेंस को शो करता है। और ह्यूब्रिस उस ओवर कॉन्फिडेंस का एक्सट्रीम फॉर्म है, जहाँ पर्सन को अपनी सुपीरियोरिटी पर इतना ज़्यादा भरोसा हो जाता है कि वो एडवाइस या फिर कह लो क्रिटिसिज्म या फिर वार्निंग इग्नोर करने लगता है, ओके। सो एग्ज़ाम में जब भी आपको ह्यूब्रिस दिखे, क्या आप सिंपली रिमेंबर करिएगा, एक्सेसिव प्राइड। एक्सेसिव प्राइड प्लस ओवर कॉन्फिडेंस प्लस डाउनफॉल, ठीक है। सिनोनिम्स देखते हैं, एरोगेंस, कंसीट, वैनिटी, ओवर कॉन्फिडेंस। एंटोनिम्स, ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी, मीकनेस, रिस्पेक्ट। आप हम्बल होते हो, आप रिस्पेक्ट करते हो, तो वो आपको एक बेहतर इंसान बनाता है इंस्टेड ऑफ बिकमिंग ओवर कॉन्फिडेंस एंड बोस्टफुल। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज हरैंग। कैसे प्रोनाउंस करेंगे, हरैंग। इट्स नॉट हरैंगवे, नो, इट्स हरैंग, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन अगेन अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउन और ये वर्ब दोनों वे में आप यूज कर सकते हैं। The coach delivered a passionate harangue to motivate the players before the final match. यानी कोच ने कुछ ऐसा पैशनेट मोटिवेटिंग चीज़ यूज़ किया जिससे प्लेयर्स का जो कॉन्फिडेंस था वो बूस्ट हुआ, ठीक है। अब एक सीन आप इमेजिन कर लो, फाइनल मैच से पहले कोच ड्रेसिंग रूम में आते हैं, टीम हार रही है, कॉन्फिडेंस उनकी लो है, कोच सडनली बोलना स्टार्ट करते हैं तुम लोग इतनी इजीली गिव अप कैसे कर सकते हो, यू हैव ट्रेन फॉर मंथ्स, एंड अगर अभी फाइट नहीं करोगे तो कब करोगे, गेट बैक टू द फील्ड एंड गिव एवरीथिंग, राइट। और वो बस एक दो लाइंस नहीं बोल रहे हैं, ही गिव्स देम लॉन्ग, फोर्सफुल, ठीक है। एक बार नहीं बोलेंगे, वो चाहेंगे कि उनकी टीम जीते, तो वो इमोशनली क्या देंगे, इमोशनली चार्ज स्टेटमेंट्स देते हैं, इमोशनली चार्ज स्टेटमेंट स्पीच देंगे। वो अपना थोड़ा स्कोल्डिंग होगा, थोड़ा मोटिवेशन होगा, एंड थोड़ा सा प्रेशर आएगा। तो उस तरीके का ये जो स्पीच होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हरैंग, ठीक है। दैट इज कॉल्ड हरैंग, ओके। सो सिंपल लैंग्वेज में आप कर लो, लंबी, फोर्सफुल या ऑफन एंग्री या क्रिटिकल स्पीच। अब इसको स्पीच से या फिर आप कंफ्यूज मत कर देना। हर स्पीच जो होता है, नॉट ऑल स्पीचेज आर हरैंग, ठीक है। सारी स्पीचेस हरैंग नहीं होते हैं। आप कॉलेज फेस्ट में वेलकम स्पीच देते हो तो वो क्या होता है, नॉर्मल स्पीच हो गया। लेकिन अगर प्रिंसिपल स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन के इश्यू पर 10 मिनट्स तक स्ट्रांगली स्कोल्ड करते हैं और एड्रेस करते हुए, दैट कैन बी अ हरैंग। और इसका वर्ब फॉर्म भी होता है, मैंने आपको नाउन फॉर्म बताया, वर्ब फॉर्म होगा टू हरैंग समवन, मीन्स किसी को इसी तरह फोर्सफुली लेक्चर या फिर स्कोल्ड करना। सिनोनिम्स देखते हैं, टायरेड, लेक्चर, rant, diatrible. Antonyms are praise, compliment, commendation, approval. Okay, I hope this is clear. चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। Our next word is harbinger. Harbinger, see, dark clouds were a harbinger for the approaching storm.
अब मॉनसून चल रहा है तो वी विल साइट एग्जाम्पल्स फ्रॉम मॉनसून, ताकि आप जब वेदर देखो तो आप इमेजिन कर सको सिचुएशन को। अब हम लोग एक सिचुएशन इमेजिन करेंगे जो मॉनसून के पहले का सीन है। ठीक है, आप टेरेस पर खड़े हो, ठीक है, आप टेरेस पर गए, आप टेरेस पे खड़े हो गए। सडनली क्या होता है, ये स्काई जो है पूरा, ये पूरा डार्क हो गया। क्या हो गया? डार्क हो गया। ठंडी हवा चलने लगी, क्लाउड्स गैदर होने लगे। अभी बारिश एक्चुअली क्या है, स्टार्ट नहीं हुई है, बट बारिश के आने का, प्री ऑनसेट का वो सिम्टम्स आपको शो कर रहा है। ठीक है, बट यू लुक एट द स्काई एंड व्हाट यू से, लगता है अभी बारिश आने वाली है। आप वेदर को देख के बोलते हो ना कि डार्क हो गया है, अब बारिश आएगी, तो आप ये क्यों बोलते हो? क्योंकि जो जो काले बादल हैं और डार्क क्लाउड्स आर गिविंग यू अ साइन ऑफ समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन, एंड दैट साइन इज कॉल्ड हार्बिंगर। जो आपको ये जो नेचर जो आपको ये साइन दिखा रहा है ना, नेचर विल नॉट कॉल यू एंड टेल ओके आई एम गोना रेन एट 5 PM. नो, what will happen, it will give you sign, it will indicate through डिफरेंट फॉर्म्स। बारिश होगी, सॉरी, क्लाउड्स आएंगे, हवा चलेगी, सो वो क्या होता है, हार्बिंगर। तो कभी भी बारिश से पहले अगर आप ऐसा सीन देखो तो आपको दिमाग में कौन सा वर्ड हिट करना चाहिए? हार्बिंगर। हार्बिंगर का मतलब होता है अ पर्सन और साइन दैट इंडिकेट्स समथिंग इज अबाउट टू हैपन। ठीक है, कुछ साइन, इवेंट जो आने वाले, होने वाले इवेंट का इंडिकेशन देते हैं, यानी कि अ साइन ऑफ व्हाट इज कमिंग। जैसे जो ये डार्क क्लाउड्स हैं, ये क्या दिए इंडिकेशन? हार्बिंगर ऑफ अ स्टॉर्म। और स्प्रिंग फ्लावर्स, स्प्रिंग जो अप्रैल में जब आता है, तो स्प्रिंग फ्लावर्स कैन बी अ हार्बिंगर ऑफ स्प्रिंग। ओके, और अगर इकोनॉमिक वार्निंग दी गई है कंट्री में, तो इकोनॉमिक वार्निंग साइंस कैन बी अ हार्बिंगर ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, अब इसका एक ब्यूटिफुल सा सिनोनिम आपको मिलेगा, फोर रनर, और एक मिलेगा प्रिकर्सर, यानी जो चीज़ किसी अपकमिंग इवेंट से पहले अपीयर हो और उसके अराइवल का इंडिकेशन दे। ठीक है, अब आप ना, हार्बिंगर एक वर्ड है, हार्बिंगर, और एक वर्ड है हेराल्ड। ठीक है, हार्बिंगर और हेराल्ड को लेटर हम कंपेयर भी करेंगे, बिकॉज दोनों का कनेक्शन या अनाउंसमेंट या इंडिकेशन से होता है। बट अभी के लिए आप याद रखिए, हार्बिंगर क्या बोलता है? हार्बिंगर कहता है समथिंग इज कमिंग। क्या बोलेगा? समथिंग इज कमिंग। नेचर आपसे इनडायरेक्ट वे में इंडिकेशन दे रहा है आपको। और एक ट्रिक है हार्बिंगर, हियर कम समथिंग। बस साउंड एसोसिएशन आप बना लो, एग्जाम में वर्ड देखो और इमिडिएटली थिंक कि एन इंडिकेशन ऑफ समथिंग विच इज अबाउट टू हैपन। ठीक है, एंटोनिम्स देख लेते हैं, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस, आउटकम, आफ्टरमैथ। ठीक है, यानी कि कुछ बारिश होने के बाद जो चीज़ें होंगी ना, जैसे कि वाटर लॉगिंग, फॉर इंस्टेंस यू कैन से इंसेक्ट्स कमिंग आउट, बरिंग इंसेक्ट्स, तो वो क्या चीज़ का इंडिकेशन होगा? एंटोनिम। जब लीव्स लाइवली होती हैं, वाटर लॉगिंग एंड ऑल दोज कंडीशंस आर द आफ्टरमैथ ऑफ हार्बिंगर। ओके, सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है हेडोनिस्ट। ओके, हेडोनिस्ट का प्रोनाउंसिएशन आपको इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट गाइज नाउन होता है। Although many considered him a hedonist, he still fulfilled all his responsibilities. यानी although सबने उसको कुछ ना कुछ कंसिडर किया, बट फिर भी वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे फॉर्मली स्टैंड किया। ठीक है, अब आप इसको इमेजिन कर लो कि दो इंसान हैं, एक का नाम मैंने राम ले लिया, एक का मैंने क्या नाम ले लिया, मैंने एक दूसरी लड़की ले ली, इसका नाम हो गया पिंकी, मैंने नाम रख दिया। राम एंड पिंकी आर देयर। ओके, अब जो ये राम है, ये पहला पर्सन है, इसके लिए लाइफ का मेन पर्पस है एन्जॉय करो, चिल पिल, गुड फूड, ट्रैवलिंग, पार्टीज, लग्जरी, कंफर्ट। लाइफ एक ही बार मिलती है। ही इज़ लाइक वन लाइफ, वन लाइफ, वो आपको बोलेगा वन लाइफ, वन लाइफ। बट ये जो पिंकी है, ये पता है, ये सैक्रिफाइस हो गया, डिसिप्लिन हो गया, और सेल्फ कंट्रोल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। नाउ द फर्स्ट पर्सन फिलॉसफी इज क्लोजर टू हेडोनिज्म। कैसे क्लोजर है? हेडोनिज्म से क्लियर है कि अरे यार जो आएगा कम व्हाट में देखा जाएगा, लाइफ एक है, जस्ट लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। ओके,
सो हेडोनिज्म क्या हो गया, और जो पर्सन प्लेजर और एन्जॉयमेंट को लाइफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल मानता है उसे कहते हैं हेडोनिस्ट। ऐसे इंसान को क्या कहते हैं, हेडोनिस्ट। और ऐसे थॉट प्रोसेस को या फिर ऐसी थॉट प्रोसेस या फिर बिलीफ को होल्ड ऑन करने को क्या कहते हैं, हेडोनिज्म। यानी कि अ पर्सन हु कंसिडर्स प्लेजर एंड एन्जॉयमेंट एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, राइट। ठीक है, देख लो, सीकिंग प्लेजर एन्जॉयमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल इन लाइफ। ठीक है, अगर कोई बोलता है कि मैनी कंसिडर्ड हिम अ हेडोनिस्ट, ही स्टिल फुलफिल्ड ऑल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी कोई पर्सन प्लेजर लविंग हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो इररिस्पॉन्सिबल ही होगा। दैट डिस्टिंक्शन इज इम्पॉर्टेंट। और फिलोसफी में हेडोनिज्म एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है कि द बिलीफ दैट प्लेजर और हैप्पीनेस इज अ सेंट्रल गोल ऑफ लाइफ। ओके, सिनोनिम्स हो गया प्लेजर सीकर, एपिक्योर, बॉर्न वाइवेंट, सेंसुअलिस्ट। ओके, एंटोनिम्स आर एसेटिक, ओके, जो सिंपल ऑस्टर लाइफ ये सब जीते हैं, स्टोइक, सेल्फ डिनियर, फिर प्यूरिटान। ठीक है, अब सो वेन एवर यू सी हेडोनिस्ट, थिंक अ पर्सन हु प्रायोरिटाइजेस प्लेजर। और रिमेंबर, आप इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि हेडोनिस्ट जो होता है वो पर्सन होता है, हेडोनिज्म क्या हो गया, द फिलोसफी और लाइफ स्टाइल। ओके, विल एक्चुअली कम बैक टू हेडोनिज्म लेटर इन द लिस्ट, सो इस डिफरेंस को अभी से क्लियर कर लो। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है हिस्टेरिया। क्या है हमारा वर्ड, हिस्टेरिया। हिस्टेरिया गाइज नाउन है, और आज का प्रोनाउंसिएशन बहुत ही सिंपल है। सो ऐसा नहीं है कि आप उसको इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको आ भी रहा है ना तो आप एक बार प्रोनाउंस करो, हिस्टेरिया, हिस्टेरिया। ठीक है, सो देखते हैं। False rumors on social media created widespread hysteria among the public. False rumors क्या अच्छा होता है, बिल्कुल नहीं। किसी ने बोल दिया कि कल दुनिया ख़त्म होने वाली है, लाइक कोविड से पहले किसी ने तो क्लेम किया था कि दुनिया ख़त्म होने वाली है। सो मैनी पीपल वोंट गेट अफेक्टेड, बट समवेयर और दी अदर जिनको उतना यूज टू नहीं है सोशल मीडिया के रूमर से ये सब, तो उनको वो अफेक्ट करेगा, तो मासेस अफेक्ट हो रहे हैं। तो फॉल्स रूमर्स ऑन सोशल मीडिया क्रिएटेड वाइड स्प्रेड हिस्टेरिया अमंग द पब्लिक। यानी कि वो क्या क्रिएट कर दिया, पैनिक क्रिएट कर दिया। या फिर किसी ने कह दिया आपको कि कल से लॉकडाउन लगने वाला है, कल से कुछ भी नहीं खुलेगा, तो आप क्या करते हो, आप सारे लोग पैनिक कर जाते हैं। ठीक है, सारे कलेक्शन स्टार्ट कर देंगे, अपना सब कुछ अपना स्टोर देखेंगे एंड ऑल ये सारी चीज़ें। सो ऐसे भी आप इमेजिन कर लो कि आपके व्हाट्सएप पे, आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो और आपके एक मैसेज सर्कुलेट होता है, कल से पेट्रोल मिलना बंद हो गया। ठीक है, तो एक पर्सन क्या करता है, कैसे र्यूमर कैसे फैलता है, एक इंसान उस मैसेज को फॉरवर्ड करता है, फिर वो फॉरवर्ड होते 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 आपके पास पहुंच जाता है। फिर क्या होगा, सडनली लोग पेट्रोल पंप्स पर लोग क्यूज लगा देते हैं, लाइन लंबी लंबी लगेगी, कुछ लोग पैनिक में एक्स्ट्रा पेट्रोल लेने लगते हैं, और कुछ ही टाइम में पूरी पब्लिक क्या होगी, एंशियस हो जाएगी। क्या होगी, एंशियस हो जाएगी। ओके, सो अब नोटिस करो आप, प्रॉब्लम सिर्फ र्यूमर नहीं थी, प्रॉब्लम थी मास पैनिक एंड अनकंट्रोल्ड इमोशनल रिएक्शन, एंड दैट इज हिस्टेरिया। हिस्टेरिया मीन्स अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम फियर, panic, or uncontrolled emotional excitement shared by many people or an individual. ठीक है, सो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, वी ऑल आर जेंजीज, वी ऑल आर इंटरैक्टिंग ऑन सोशल मीडिया एवरी डे, सो इज द परफेक्ट मॉडर्न एग्जाम्पल। एक फेक न्यूज़ जो है वो क्या हो गया, वर्चुअल वायरल हो गया, पीपल क्या होते हैं, दे गेट पैनिक्ड एंड ऑल, सो एवरीवन स्टार्ट्स रिएक्टिंग इमोशनली विदाउट चेकिंग द फैक्ट्स, दैट कैन क्रिएट वाइड स्प्रेड हिस्टेरिया। ओके, सो कभी भी आपको र्यूमर या फिर ये चीज़ आए तो आप क्या, कौन सा वर्ड यूज़ करोगे, हिस्टेरिया यूज़ करोगे। सिनोनिम्स हो गए पैनिक, फ्रेंजी, अलार्म, एजिटेशन। एंटोनिम्स आर कामनेस, कंपोजर, सेरेनिटी, सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, सो अब बस ऐसे भी याद कर सकते हो कि नोटिस आप पहले डिफरेंस कर लो कि जो फियर होता है और हिस्टेरिया होता है, दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। फियर क्या होता है, एक इंडिविजुअल इमोशन होता है, आपको
डॉग्स का फियर हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सोसाइटी में जितने लोग रह रहे हैं उन हर किसी को डॉग का फियर होगा, नहीं, ये इंडिविजुअल और स्पेसिफिक होता है। लेकिन जब हिस्टेरिया की बात करते हैं तो ये मासेस से रिलेटेड होता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, जिसमें एक्सट्रीम अनकंट्रोल्ड इमोशनल रिएक्शन ऑफन स्प्रेडिंग अमंग मैनी पीपल। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो हम लोगों ने कितने वर्ड्स कवर किए? हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर किया है। हमने ह्यूब्रिस को हम लोग कवर किए थे, क्या था? एक्सेसिव प्राइड। हरैंग को हमने कवर किया, हरैंग क्या था? लॉन्ग फोर्सफुल स्पीच। देन हमने हार्बिंगर कवर किया है, हेडोनिस्ट हमने कवर किया है, एंड हिस्टेरिया। ठीक है, इसको आप ना वापस से रिवाइज करो, पॉज द लेक्चर एंड देन कम एंड वॉच। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है हिएटस। हिएटस को कैसे प्रोनाउंस करते हैं? हिएटस, ब्रेक कर लो, हिएटस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और गाइज हिएटस अगेन आपका नाउन है। देखो, द प्रोफेसर टुक अ 6 month hiatus फ्रॉम टीचिंग टू कंप्लीट हर रिसर्च। मतलब कि ये जो प्रोफेसर हैं उन्होंने कुछ ब्रेक लिया होगा, ऐसा आप कह सकते हो ना, ब्रेक लिया होगा क्या करने के लिए? वो रिसर्च कर रही थी किसी चीज़ पे, इसलिए उन्होंने पढ़ाई से, टीचिंग से कुछ दिनों का ब्रेक लिया है। ठीक है, अब आप मान लो यूट्यूब पर आपका एक सीरीज चल रहा था, ठीक है, आप उसको रेगुलरली देख रहे होते हैं, एवरी डे यू आर वॉचिंग विथ सिंसियरिटी, हर वीक न्यू वीडियो आ रहा है, बट सडनली जो क्रिएटर है उन्होंने अनाउंस कर दिया कि आई एम टेकिंग अ ब्रेक फॉर अ फ्यू मंथ्स, आई विल बी बैक सून। सो ये क्या है? ये परमानेंट एंडिंग नहीं है, वो आपका सीरीज वहाँ ख़त्म नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं कह दूँ कि आई एम टेकिंग अ ब्रेक, ओके, फ्रॉम द वोकैब सेशन, तो आई एम नॉट एंडिंग इट परमानेंटली। मैं क्या कर रही हूँ? मैं एक शॉर्ट ब्रेक ले रही हूँ। क्या ले रही हूँ? शॉर्ट ब्रेक ले रही हूँ। तो दैट टेम्पररी पॉज जो होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? हिएटस। क्या कहते हैं? टेम्पररी पॉज जो होता है उसको हम लोग कहते हैं हिएटस। अ टेम्पररी ब्रेक, pause or interruption in an activity, process or event. Synonyms है break, pause, intermission जैसे कि इंटरवल वगैरह मूवी हॉल में होता है, वो सब हो गया। recess जो आपके लंच ब्रेक को आप बोलते हो। Antonyms continuation, resumption, continuity, progress. Okay, so let's check the next word. Okay, सो गाइज अभी तक हमने ये सारे वर्ड्स जो पहले तक कंप्लीट कर लिए हैं, आई होप आप इन सबको रिवाइज कर लिए होगे एंड इट्स गेटिंग क्लियर। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ डोंट बी हेजिटेंट, आस्क इन द कमेंट्स। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है हेराल्ड। हेराल्ड को आप बोथ नाउन और वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हो। द फर्स्ट ड्रॉप्स ऑफ रेन हेराल्डेड द अराइवल ऑफ द मॉनसून। ठीक है, जब भी आपका मॉनसून स्टार्ट होता है तो जो प्री सेट ऑफ मॉनसून होता है, जो पहला बारिश जो होता है, तो वो पहला बारिश क्या इंडिकेट करता है? कि मॉनसून अब इंडिया में अराइव करने वाला है। तो उसी का वर्ड क्या हम लोग ने यूज़ किया? हेराल्डेड। ओके, अब एक सिचुएशन इमेजिन करो, जून का मंथ है, लास्ट ही मंथ आपने इस चीज़ को देखा, जून जुलाई। ओके, सो आपको सर्टेनली फर्स्ट फ्यू रेन ड्रॉप्स फील होते हैं। आप क्या बोलते हो? फाइनली मॉनसून आ गया, फाइनली बारिश का मौसम आ गया। क्या हो गया? मॉनसून आ गया। ओके, दोज फर्स्ट ड्रॉप्स आर बेसिकली सिग्नलिंग द अराइवल ऑफ समथिंग इम्पॉर्टेंट, एंड दैट्स द आइडिया बिहाइंड हेराल्ड। का मतलब क्या हो गया? पर्सन और थिंग दैट अनाउंसेस और सिग्नल्स द अराइवल ऑफ समथिंग इम्पॉर्टेंट। यानी कि अगर मैं आपको कह दूँ कि न्यू टेक्नोलॉजी हेराल्डेड, क्या किया? हेराल्डेड अ न्यू एरा। चैट जीपीटी हो गया, या फिर ऑनलाइन लर्निंग, ये जो टेक्नोलॉजी है ये न्यू एरा को हेराल्ड किया है। यानी टेक्नोलॉजी ने एक न्यू एरा की अराइवल को सिग्नल किया है। हम लोग कहते हैं ना अक्सर कि आने वाला टाइम एआई का है, आने वाले टाइम पे एआई जॉब्स ले लेगा, राइट? तो वो क्या है? एक हेराल्ड है, एक न्यू एरा, एक न्यू फेज, न्यू बिगनिंग का। ठीक है, सो एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है। हमने पहले क्या वर्ड पढ़ा था? हार्बिंगर। डू यू रिमेंबर हमने क्या पढ़ा था? हार्बिंगर। अब हेराल्ड और हार्बिंगर दोनों का रिलेशन अपकमिंग इवेंट से होता है, बट ये जो हेराल्ड होता है ना, ये ऑफन कैरीज द आइडिया ऑफ अनाउंसिंग और सिग्नलिंग द अराइवल। बट वहीं पे जो हार्बिंगर था, इट इज़ मोर ब्रॉडली अ साइन और इंडिकेशन ऑफ व्हाट्स कमिंग। ठीक है, सो सिनोनिम्स है मैसेंजर,
अनाउंसर, फोररनर, हार्बिंगर, ठीक है। एंटोनिम्स है कंसील, सप्रेस, हाइड, विथहोल्ड, ऑब्सक्योर कह लो, ये सब कह लो, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइम। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड। आवर नेक्स्ट वर्ड इज होर्स। होर्स गाइज क्या है? एडजेक्टिव है। आफ्टर डिलीवरिंग स्पीचेस ऑल डे द लॉयर्स वॉइस बिकेम होर्स। अब इमेजिन कर लो कि आप पूरे दिन कॉलेज फेस्ट में होस्टिंग की आपने। अब सुबह से बोल रहे हो, लाउड वॉइस, कंटिन्यूस स्पीकिंग, एंड रात को जब आपके फ्रेंड कॉल करते हैं हेलो, तो वो बोलता है अरे तेरी आवाज़ को क्या हो गया। सो आवाज़ कैसे होता है? रफ, वीक, और कैसा हो जाएगा? स्क्रैची वॉइस, स्क्रैची हो गई। तो ऐसी चीज़ को क्या बोलते हैं? होर्स। मीनिंग अ रफ, हार्श और वीक वॉइस यूजुअली बिकॉज ऑफ इलनेस और ओवर यूज। जैसे कोल्ड होने पर वॉइस चेंज हो जाती है हमारी, या बहुत ज़्यादा शाउटिंग के बाद, तो उसको क्या बोलते हैं? होर्स। raspy, husky, rough voice, gravelly, ठीक है। एंटोनिम्स हो गया क्लियर, मेलोडियस, स्मूथ, रेजोनेंट, ठीक है। सो होर्स जब भी याद रखो, उसे याद रखना क्या? वॉइस दैट हैज लॉस्ट इट्स स्मूथनेस. So next time after shouting at concert your voice sounds completely different, then you can say that my voice has become hoarse. Simple. चलिए नेक्स्ट वर्ड है ह्यूमिलिएशन. ह्यूमिलिएशन से आप बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर होंगे. ह्यूमिलिएट करना, ह्यूमिलिएशन फेस करना. ओके. सो पब्लिक क्रिटिसिज्म कॉज ग्रेट ह्यूमिलिएशन टू द यंग एथलीट. अब आपने एक सिचुएशन देखा होगा जिसमें आपने एक एथलीट को देखा. फॉर एग्जांपल क्रिकेटर को देख लो, उन्होंने ईयर्स तक प्रिपेयर किया, फाइनल मैच में उससे डिफीट मिलती है, और उसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो आपके स्टेडियम में बैठे होते हैं, वो सामने पब्लिक क्या करती है? क्रिटिसाइज करना शुरू हो जाती है. तो आप इमेजिन करो कि उन्होंने इतना प्रैक्टिस किया और उसके बाद भी उनको हार मिली. तो डिफीट इट सेल्फ इज डिसअपॉइंटिंग. ओके, बट बीइंग पब्लिकली एम्बैरेस्ड और मेड टू फील अशेम्ड, वो होता है ह्यूमिलिएशन. मतलब कि एक डीप फीलिंग ऑफ, क्या कह सकते हो? डीप फीलिंग ऑफ एम्बैरेसमेंट. क्या होगा? डीप फीलिंग ऑफ एम्बैरेसमेंट और शेम, स्पेशली बिकॉज ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट और फेलियर. ठीक है. अब जो ये एम्बैरेसमेंट होता है ना, ये छोटा हो सकता है. इट कैन बी स्मॉल. जैसे क्लास में रॉन्ग आंसर आपने दे दिया, बट ह्यूमिलिएशन इज मच डीपर. इससे बड़ा एस्पेक्ट, ब्रॉडर टर्म है ह्यूमिलिएशन. इसका मतलब होता है स्पेशली, और तब यूज करते हैं ना गाइस, जब व्हेन यू फील पब्लिकली इंसल्टेड और डिग्रेडेड. ठीक है. सिनोनिम्स हो गया एम्बैरेसमेंट, शेम, डिसग्रेस, इंडिग्निटी. एंटोनिम्स आर ऑनर, प्राइड, डिग्निटी, रिस्पेक्ट. इसी के साथ इसका मीनिंग भी देख लेते हैं. The feeling of being deeply embarrassed or ashamed because of unfair treatment or failure. ठीक है. So whenever you see this word, connect it with deep embarrassment plus कैसे? Loss of dignity से आप इसको connect करोगे. So हमारा next word है hypodermic. Adjective है. अब इसको समझाने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछती हूँ. आपने कभी ये word hypodermic, हॉस्पिटल में आप जाते हो, हॉस्पिटल में आपसे जाना अगर आपने नहीं नोटिस किया तो अब नोटिस करना. आप जब डर्मा सेक्शन में जाते हो, जहाँ डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं, मान लो कि आपके फेस पे बहुत एक्ने आ रहा है, आप जाते हो डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलने, तो आपकी हॉस्पिटल की जो बैकग्राउंड है ना, वो हाइपोडर्मिक का वहाँ पे एक पोस्टर मिलेगा. अगर आपने कभी नोटिस नहीं किया तो अगर इस बार जाना तो ज़रूर से नोटिस करना. ठीक है. सो देखो, द नर्स यूज्ड अ हाइपोडर्मिक नीडल टू एडमिनिस्टर द वैक्सीन. अब वैक्सीन लगते वक्त जो नीडल स्किन के अंदर इंजेक्शन डिलीवर करती है, उसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिक नीडल. मतलब रिलेटिंग टू और यूज फॉर इंजेक्शंस बीनीथ द स्किन. आप स्किन जो, ये मान लो कि आपका हैंड है, ठीक है, ये आपका हैंड मैंने बना दिया. अब आपको ये जो इंजेक्शन दिया गया, ये स्किन के यहाँ पे एपिडर्मिस जो लेयर होता है, इधर ही दिया गया. आपको उसको वेन्स में इंजेक्ट नहीं किया गया है, वेन्स में इंजेक्ट नहीं किया गया, मसल्स में नहीं दिया गया है, स्किन के नीचे दिया गया है. तो वो कैसे नीडल्स? इस तरीके के नीडल्स को बोलते हैं हाइपोडर्मिक नीडल्स. क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिक नीडल्स. ठीक है.
अब इस वर्ड को ब्रेक करने की आप कोशिश करो। हाइपोडर्मिक था ना हमारा वर्ड, हाइपोडर्मिक, ठीक है। अब हाइपो को एक वर्ड ले लो और एक वर्ड ले लो डर्मिक। हाइपो का मतलब क्या होता है? हाइपो का मतलब होता है अंडर, अंडर या फिर बिलो, ठीक है। हाइपो और इसका ऑपोजिट क्या होता है? हाइपर, मतलब अबव हो जाएगा, ठीक है। और हाइपो का मतलब अंडर या बिलो। डर्मिक का मतलब क्या होता है? डर्मिक कोई भी चीज़ जो आपकी स्किन से रिलेटेड हो, तो अंडर द स्किन रिलेट हो गया, यानी कि हाइपोडर्म beneath the skin, under the skin, that's why hypodermic needle। ये वर्ड मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में याद रखिएगा। एंड सिनोनिम्स इंक्लूड इंजेक्टेबल, subcutaneous, okay, और मेडिकल, इंजेक्टिंग। देन एंटोनिम्स आर ओरल, टॉपिकल, एक्सटर्नल, ठीक है। तो डर्म से आप यूज़ करना, डर्म, जब भी डर्म ये वर्ड आए तो स्किन से रिलेटेड है, और हाइपो का मतलब अंडर, ठीक है। बस टेक्निकल वर्ड्स को जो रूट होता है ना उसका ईजी आपको बन जाएगा आप अगर ऐसे याद करोगे तो। सो वी हैव कंप्लीटेड हाउ मेनी वर्ड्स? हिएटस, हेराल्ड, होर्स, ह्यूमिलिएशन एंड हाइपोडर्मिक, ठीक है। अब हमारा आज का सबसे हीरोइक वर्ड है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ड ऑफ द डे। हमारा वर्ड ऑफ द डे क्या है? ह्यूमेन। क्यों मैंने इसको वर्ड ऑफ द डे बोला है? इसको मैंने वर्ड ऑफ द डे इसलिए बोला है क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है जिसको सबको मालूम है बट सब इसका गलत यूज़ करते हैं। सो लेट्स चेक कि क्या है। सो ह्यूमेन गाइस पहले एडजेक्टिव है। The organization promotes humane treatment of rescued animals। अब आप इमेजिन करो एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर है, एक डॉग, आपने देखा होगा बहुत सारे सिटी के आउटस्कर्ट्स पे क्या होते हैं, सिटी के आउटस्कर्ट्स पे आपको डॉग रेस्क्यू सेंटर्स मिलते हैं, ठीक है। आप इमेजिन कर लिया, आपने देख लिया कि एक डॉग का रेस्क्यू सेंटर है। अब इंजर्ड एनिमल्स को वहाँ लाया जाता है, उनका ट्रीटमेंट होता है, वहाँ पे क्या किया जाता है? फूड दिया जाता है, एक्स्ट्रा केयर, पैम्परिंग, देन उनका कोई उनको ब्रूजेस आए हैं तो उसको हील किया जाता है, उसके स्पेसिफिक वेट डॉक्टर्स होते हैं। ये जो काइंडनेस और जो कंपैशन वाला बिहेवियर है ना, उसी के लिए वर्ड है ह्यूमेन। काइंडनेस और कंपैशन, इसी के लिए हमने क्या यूज़ किया? ह्यूमेन। एग्जाम्पल वापस से देखो। The organization promotes humane treatment of rescued animals। आप तो एनिमल को रेस्क्यू कर रहे हो, अब रेस्क्यू करने के बाद उसको क्रूअल्टी से ट्रीट करोगे, उसको टॉर्चर करोगे, तो क्या आप उस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन कर रहे हो? नहीं। ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रमोट करेगा? ह्यूमेन ट्रीटमेंट, काइंडनेस, कंपैशन फॉर द रेस्क्यूड एनिमल्स, ओके। अब इसका मीनिंग देख लो आप। शोइंग काइंडनेस, कंपैशन एंड कंसर्न फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स। अब मैंने जो वर्ड ऑफ द डे बोला है उसको मैंने क्यों बोला? मैंने एक आपका इम्पॉर्टेंट जो है कन्फ्यूजन, आपका एरर रिमूव करने के लिए मैंने इसको वर्ड ऑफ द डे बोला, ठीक है। लेट्स गो। एक वर्ड होता है ह्यूमन। आपने ह्यूमेन देखा होगा तो आपके दिमाग में पक्का फॉर श्योर ह्यूमन आया होगा, ठीक है। ह्यूमन और एक वर्ड है ह्यूमेन, ठीक है। ये दोनों वर्ड बिल्कुल भी सेम नहीं है, ओके। सो लेट्स चेक कि क्या है फिर। ये जो ह्यूमन है ना, इट इज़ रिलेटेड टू पीपल, इट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, इट इज़ रिलेटेड टू अस, ठीक है। बट ये जो ह्यूमेन है इसका मतलब होता है काइंडनेस, काइंडनेस, कंपैशन, ओके। काइंडनेस, कंपैशन। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो कि ह्यूमेन ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस। सो आई होप ये क्लियर हो गया डिफरेंस। आप कभी भी ह्यूमन और ह्यूमेन को ये नहीं करोगे, कंफ्यूज नहीं करोगे। ह्यूमेन का मतलब होता है कि आपके बिहेवियर में ह्यूमैनिटी होना, ठीक है। सो इसके सिनोनिम्स है कंपैशनेट, काइंड, बेनेवोलेंट, मर्सीफुल। एंटोनिम्स आर क्रूअल, ब्रूटल, इनह्यूमेन, मर्सीलेस, ठीक है। जहाँ अब आपको काइंडनेस दिखेगा, थिंक क्या? ह्यूमेन, ठीक है। सो हमारा वर्ड है हॉस्टिलिटी, ठीक है। देयर वॉज ऑब्वियस हॉस्टिलिटी बिटवीन द टू राइवल ग्रुप्स, ठीक है। दो टीम्स ले लेते हैं, एक टीम हो गया ए और एक टीम हो गया बी, दोनों एक दूसरे के राइवल्स हैं, ठीक है, दुश्मन, ओके। पहले सिर्फ कंपटीशन था,
बट ग्रेजुअली आर्ग्यूमेंट्स बढ़ने लगी, एक दूसरे के अगेंस्ट एंगर बढ़ने लगा, एंड एनवायरमेंट कंप्लीटली अनफ्रेंडली हो गया. सो दैट फीलिंग ऑफ strong dislike, anger, or unfriendly behavior is called hostility. Hostility is a noun. ठीक है, मतलब strong dislike, anger और unfriendly behavior towards someone or something. ठीक है. सो कैसे आप देखोगे न्यूज़पेपर में, आप देखोगे ऐसे आता है, हॉस्टिलिटी बिटवीन टू कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान. बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया एंड पाकिस्तान. सो ये लोग हैं तो हॉस्टिलिटी बिटवीन टू कंट्रीज, हॉस्टिलिटी बिटवीन राइवल ग्रुप्स. हॉस्टाइल बिहेवियर भी इसी फैमिली का वर्ड है. ठीक है, हॉस्टाइल बिहेवियर, हॉस्टाइल आपने सुना होगा, इसी फैमिली का ये वर्ड है, हॉस्टिलिटी के ही फैमिली का है. ठीक है, सिनोनिम्स देखो, एनिमोसिटी, हेट्रेड, अग्रेशन, antagonism. Antonyms are friendship, kindness, goodwill, harmony. और इसको एक याद करने का सिंपल ट्रिक है कि हॉस्टिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा एटीट्यूड जो कि हॉस्टाइल हो. जब सामने वाले के लिए फ्रेंडलीनेस नहीं बल्कि एंगर एंड अपोजिशन हो, तब वो होता है हॉस्टिलिटी. ओके, सो चलिए दूसरा वर्ड है हैपलेस. हैपलेस गाइज एडजेक्टिव है. The hapless traveler missed every connecting flight because of bad weather. एक इमेजिन कर लो, एक ट्रैवलर है, मैं आप ही का नाम ले लेती हूँ कि आप एक ट्रैवलर हो जो कि जिनको बहुत पसंद है ट्रैवल करना. पहली फ्लाइट वेदर की वजह से डिले हो गई आपकी, फिर कनेक्टिंग फ़्लाइट मिस हो गई, फिर लगेज भी आपका डिले हो गया, और आप बेचारे सोच रहे हो कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है सारा. यहाँ आपका नेसेसरीली इनकॉम्पिटेंट नहीं है. ठीक है, बस सर्कमस्टांसेस उसके फेवर में, यानी आपके फेवर में वो सर्कमस्टांसेस नहीं है. सो अ पर्सन हु इज, क्या कह सकते हैं, अनफॉर्चुनेट. क्या बोलेंगे, अनफॉर्चुनेट और अनलकी. अ पर्सन हु इज अनफॉर्चुनेट और अनलकी स्पेशली बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल इज कॉल्ड हैपलेस. Unfortunate or unlucky often because of circumstances beyond one's control. Synonyms: unfortunate, luckless, unlucky, ill-fated. Antonyms: fortunate, lucky, blessed, successful. ठीक है, I hope this is clear to everyone. So हमारा नेक्स्ट वर्ड है हाइपरबोली. कैसे प्रोनाउंस किया आपने, पहले आप जब वर्ड देखिए तो कैसे बोले, डोंट से इट एज हाइपरबोल. ये फिगर ऑफ स्पीच है, जब आप पढ़ोगे ना एलिटरेशन, मेटाफर, सिमिली, तो आपको ये वर्ड मिलेगा हाइपरबोल. बट आपने इसको आज तक क्या सोचा है, हाइपरबोल, BOLE. नो, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन. इट्स प्रोनाउंस्ड एज हाइपरबोली. हाइपरबोली. ओके, हाइपरबोली इज नाउन, मीनिंग होता है अ डेलिबरेट एग्जैजरेशन used to emphasize a point or create a strong effect. ठीक है, अब देख लो, एक सेंटेंस है, आई हैव टोल्ड यू 1,000,000 times. अब ऑब्वियसली किसी ने आपको लिटरली 1,000,000 times नहीं बताया है. ठीक है, बस एग्जैजरेट कर रहे हो तो एम्फसाइज हाउ मेनी टाइम्स यू हैव सेड समथिंग. या फिर आप किसी अपने फ्रेंड को कॉल करते हो एंड दैट पर्सन इज स्लीपिंग, सो यू सेड ना कि मैंने इसको 50 बार कॉल किया है, बट यू डोंट मेक 50 कॉल्स. नो, यू मेक मैक्सिमम 7 to 8 कॉल्स आपने किया है. मैं कॉल कर करके थक गया था, मैं इसको 100 कॉल किया हूँ, नहीं भी कॉल किया होगा तो 100. तो आप उस चीज़ों को, अपने बातों को एग्जैजरेट कर रहे हो बिकॉज यू आर फ्रस्ट्रेटेड. ओके, सो दैट डेलिबरेट एग्जैजरेशन, जो डेलिबरेट एग्जैजरेशन था वो क्या था आपका, हाइपरबोली. ओके, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो ना कि आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स. इतनी भूख लगी है कि मैं घोड़ा खा जाऊंगा. ओके, सो हॉर्स को आप लिटरली नहीं खाओगे, इट्स जस्ट द एग्जैजरेशन. ओके, एंड लिटरेचर में भी हाइपरबोली बहुत कॉमन लिटरेरी डिवाइस है. ठीक है, सिनोनिम्स हो गए एग्जैजरेशन, ओवर स्टेटमेंट, एम्बेलिशमेंट, मैग्निफिकेशन, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलना. ठीक है, एंटोनिम्स आर, या फिर इसको आप एक ऐसे भी एम्प्लीफिकेशन भी यूज़ कर सकते हो. एम्प्लीफिकेशन, किसी चीज़ को एम्प्लीफाई करके, बड़ा करके यूज़ करना. एंटोनिम्स: अंडरस्टेटमेंट, रिस्ट्रेन, मॉडरेशन, देन लिटरलनेस. लिटरलनेस इज अ वेरी गुड वर्ड, you can mention it in your notebook. When he said I have told you 1,000,000 times, he was using hyperbole.
ठीक है, वो मिलियन टाइम्स बोल ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमंस टू स्पीक अ वर्ड मिलियन टाइम्स, ठीक है, तो वो बस एक एग्जैजरेशन था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा होमिली। होमिली नाउन है। द प्रीस्ट डिलीवर्ड अ थॉटफुल होमिली ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस। ठीक है, आपने कभी रिलीजियस सर्विस चल रही है ये देखा हुआ है, कभी रिलीजियस सर्विस चर्च वगैरह में या फिर टेम्पल्स में, मॉस्क में, और प्रीस्ट एक शॉर्ट टॉक दे रहे हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं, बट पीपल को मॉरल या फिर प्रैक्टिकल लेसन देने के लिए। वो जो काइंड ऑफ टॉक होता है ना, जैसे आपको फ्राइडे के दिन मॉस्क में वो चीज़ मिलता है, आपको बोला जाता है, बातें होती हैं, काइंड ऑफ टॉक होता है। फॉर एग्जांपल टेम्पल्स में आप देखोगे तो टेम्पल में भी ये चीज़ कैरी किया जाता है, जो पाठ पढ़े जाते हैं। ओके, चर्च में जाओगे आपको देखोगे आयल के अराउंड बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, चर्च की बाइबल की बिब्लियोलॉजिकल लेसन्स कैरी आउट होता है। तो वो जो काइंड ऑफ टॉक है ना, उसको क्या बोलते हैं? होमिली। द काइंड ऑफ टॉक इज कॉल्ड होमिली। ऐसा मतलब कि एक शॉर्ट स्पीच, अ शॉर्ट स्पीच और टॉक और टॉक दैट गिव्स व्हाट, मॉरल और प्रैक्टिकल एडवाइस। प्रैक्टिकल एडवाइस, ठीक है, स्पेशली अ रिलीजियस सर्मन, शॉर्ट स्पीच और टॉक दैट गिव्स मॉरल और प्रैक्टिकल एडवाइस, अ रिलीजियस सर्मन। ठीक है, रिमेंबर होमली जो है ना वो मॉरल होता है, मॉरल होगा या फिर प्रैक्टिकल एडवाइस होगा, ऑफन इन अ रिलीजियस सेटिंग। ठीक है, सिनोनिम्स है सर्मन, लेक्चर, मॉरल लेसन, डिस्कोर्स। एंटोनिम्स आर साइलेंस, एंटरटेनमेंट, जोक, देन बैंटर। ठीक है, अब इसको आप सिंपली स्पीच मत समझ लेना, एवरी स्पीच इज नॉट होमली, ओके, दैट फोकस इज ऑन गाइडेंस और मॉरल एडवाइस। और होमली का मतलब क्या हो गया? होली एडवाइस। ठीक है, होमली से याद रखना होली एडवाइस होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है हैकनीड। कैसे प्रोनाउंस करोगे? हैकनीड। एडजेक्टिव है गाइस, देखते हैं। द फिल्म रिलाइड ऑन हैकनीड डायलॉग्स दैट फेल टू इम्प्रेस द ऑडियंस। अब सोचो, एक मूवी में हीरो बार बार वही डायलॉग बोल रहा है, लव conquers all, I was born to win, you can never defeat me, बार बार हर बार एक ही स्टेटमेंट उसका आ रहा है। स्टार्टिंग में शायद आपको नहीं ड्रामेटिक लगे, बट बार बार सेम टाइप की लाइन सुनोगे तो क्या कहोगे आप? बोरिंग, प्रेडिक्टेबल, अनओरिजिनल, राइट? आपके दिमाग में यार ये बहुत बोर कर रहा है, फिर ये बोलेगा, आप उसके बोलने से पहले आप ये बोल दोगे अच्छा अब ये पक्का बोलने वाला है। और जो आइडिया या एक्सप्रेशन इतना ज़्यादा यूज़ हो चुका है कि उसकी फ्रेशनेस ही ख़त्म हो गई हो, उसके लिए वर्ड है हैकनेड। ओवर यूज टू द पॉइंट ऑफ बिकमिंग डल, ओरिजिनल और लैकिंग फ्रेशनेस। इसमें आप वर्ड यूज़ कर लो मंडेन। मंडेन वी विल कवर इन एम वोकैब, बट दिस इज़ अ वेरी नाइस एंड अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ड ऑफ इंग्लिश, मंडेन। मंडेन का मतलब होता है बोरिंग, बोरिंग, डल, मोनोटोनस, ये सब हो गया। ठीक है, अब जो आइडिया एक्सप्रेशन इतना ज़्यादा यूज़ हो गया है कि जिसकी फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है, ठीक है, वो हो गया हैकनेड। अब इसके सिनोनिम है क्लीश। क्लीश क्या होता है? क्लीश का मतलब होता है जो बोरिंग हो गया हो, बहुत बार यूज़, ऑब्वियस। ठीक है, ट्राइट, ओवर यूज, स्टेल। एंटोनिम्स आर ओरिजिनल, फ्रेश, नोवेल, इनोवेटिव। ठीक है, तो हैकनेड को एक क्विक टिप याद रखना कि हर्ड इट टू मैनी टाइम्स। कभी भी हैकनेड आए तो याद क्या करोगे आप? हर्ड इट टू मैनी टाइम्स, यानी कि समथिंग दैट फील्स ओवर यूज्ड एंड नो लॉन्गर फ्रेश। तो आप क्या याद रखोगे? हैकनेड। ये वर्ड तो सबको मालूम होगा, क्या है? हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी आई थिंक सबको मालूम होगा, आई डोंट नीड टू डीप डाइव, बट स्टिल वी विल सी सो शॉर्ट एग्जाम्पल्स। It's a noun. The practice of pretending to have moral standards or beliefs that one does not actually follow. अब एक एग्जाम्पल सेंटेंस देख लो। People quickly recognize a politician's hypocrisy when his actions contradicted his promises. अब एक बहुत ही सिंपल सिचुएशन है, कोई पर्सन सबको लेक्चर देता है। क्या लेक्चर दे रहा है? You should always be honest. उसने बोला, सबको बोल रहा है, जितने लोगों से मिल रहा है सबको बोल रहा है यू शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट, और फिर वही पर्सन खुद झूठ बोलता है, पकड़ा जाता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे झूठ बोलना नहीं है,
प्रॉब्लम ये है कि वो दूसरों के लिए एक मॉरल स्टैंडर्ड सेट कर रहा है बट खुद से स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा है, उसी को बोलते हैं हिपोक्रेसी। ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? हिपोक्रेट। ठीक है, मीन्स प्रिटेंडिंग टू हैव मॉरल स्टैंडर्ड्स दैट यू डोंट एक्चुअली फॉलो। सिनोनिम्स आर प्रिटेंस, insincerity, deceit, duplicity. Antonyms are honesty, sincerity, integrity, genuineness. तो hypocrite क्या हो गया? A person who behaves this way. और hypocrisy क्या हो गया? The behavior itself. ठीक है, तो इसको आप हमेशा याद रखना कि good priest is the one who preaches his own principle. अच्छा पुजारी वही होता है जो पहले खुद की बताई हुई बातों को अमल करे। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है हिंटरलैंड। हिंटरलैंड इज गाइज नाउन। हिंटरलैंड एग्जाम्पल देखते हैं। द रेलवे हेल्प कनेक्ट द हिंटरलैंड विथ मेजर सिटीज। अब एक इमेजिन करो, एक मेजर सिटी है, दिल्ली ले लो, दिल्ली। वहाँ पे दिल्ली में आपको क्या मिलेगा? बिजी रोड्स मिलेगा, हमेशा ट्रैफिक। ठीक है, रेलवे स्टेशन आपको मिलेगा, मेट्रोपॉलिटन है ये, तो रेलवे स्टेशन आपको मिल रहा है, आपको मार्केट्स मिल रहे हैं बहुत सारे, लाजपत नगर, सरोजनी, मैनी मार्केट्स। आपको इंडस्ट्रीज़, आप नोएडा साइड आ जाओ, आपको इंडस्ट्रीज़ मिलेंगे। और सिटी के बाहर कंपैरेटिवली रिमोट है, इनलैंड एरियाज़ है जो डायरेक्टली कोस्टल या फिर अर्बन सेंटर का पार्ट नहीं है, तो ऐसे एरियाज़ को क्या बोलेंगे? हिंटरलैंड। हिंटरलैंड का मतलब क्या हो गया? द इनलैंड और रिमोट एरिया लाइंग बियॉन्ड अ सिटीज़ और कोस्टल रीजन्स बाउंड्रीज। यानी कि फॉर एग्जांपल आप ऐसे देख लो कि पोर्ट्स और मेजर सिटीज़, जो पोर्ट्स होते हैं ना, पोर्ट्स, या फिर आप कह लो मेजर सिटीज़ जो होते हैं, मेजर सिटीज़ होते हैं, ये सिटीज़ के सराउंडिंग रिमोट इनलैंड जो रीजन होता है उसको इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में हिंटरलैंड कहा जा सकता है। ठीक है, सो इंटीरियर, बैक कंट्री, कंट्री साइड, इंटीरियर रीजन। एंटोनिम्स आर कोस्ट, सी शोर, वाटरफ्रंट, अर्बन सेंटर। ओके, सो हिंटरलैंड से आप याद रखना कि सिटी कोस्ट के बिहाइंड वाला इनलैंड रीजन, और कोस्टल अर्बन सेंटर इनलैंड रिमोट एरिया जो कि आपका हो गया हिंटरलैंड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हेडे। हेडे नाउन है। देखो, द कंपनी वॉज फाउंडेड इन द 1980s एंड रीच इट्स हेडे इन द अर्ली 2000s। ओके, सो आप देखो कि कंपनी को कब फाउंड किया गया था? 1980 में। कब वो फ्लोरिश किया है? 2000s में। यानी कि 1980 में स्टार्ट हुआ फ्लोरिश, थोड़े दिनों, लाइक कुछ ईयर्स के बाद वो किया है। अब देखो, आप अपने किसी लाइक फेवरेट, इमेजिन करो फेवरेट एक्टर, या फिर आप अपने किसी एक्टर के बारे में सुना होगा, यार इसका करियर तो 2000 में पीक पर था, या किसी सिंगर के लिए दोज वर हिज बेस्ट ईयर्स। यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड जब कोई पर्सन या फिर कंपनी, स्पोर्ट्स पर्सन या मूवमेंट अपनी ग्रेटनेस, सक्सेस, पॉपुलैरिटी या स्ट्रेंथ पर हो, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज द हेडे। जैसे अमिताभ बच्चन का ग्लोइंग पीरियड था वो सारा, जैसे 90s में उनकी मूवीज़ हिट होती थी। ओके, तो वो उनका ग्लोइंग पीरियड था। ठीक है, उनका वो मोस्ट फ्लोरिशिंग पीरियड था, गोल्डन एज। ठीक है, उसको बोलते हैं हेडे। तो हेडे से आप गोल्डन एज याद रखना, गोल्डन एज। ठीक है, अब इसका मीनिंग देखते हैं। द पीरियड व्हेन समवन और समथिंग इज एट इट्स ग्रेटेस्ट सक्सेस, पॉपुलैरिटी और स्ट्रेंथ। सिनोनिम्स बहुत ही सिंपल है, पीक, प्राइम, जेनिथ, गोल्डन एज। एंटोनिम्स आर डिक्लाइन, डाउनफॉल, लो पॉइंट, डिटोरेशन। ठीक है, हेडे क्या मतलब मैंने बता दिया आपको, कैसे याद रखोगे? गोल्डन पीरियड। सो अगर कोई चीज़ आपने बेस्ट फेज में है तो उसको आप क्या बोलते हो? हेडे, हेडे। ओके, सो गोल्डन एज ये सब की जगह आपसे आप हेडे यूज़ करना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हेडोनिज्म। हेडोनिज्म गाइज नाउन है। एग्जाम्पल देखो, द नोवेल एक्सप्लोर्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हेडोनिज्म एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, इसके लाइफ का फिलॉसफी है लाइफ इज़ शॉर्ट। हमने उस टाइम राम का देखा था एग्जाम्पल, राम और पिंकी हमने लिया था, सो वी आर टेकिंग राम अगेन ओवर हियर। तो हमने क्या बोला? लाइफ इज़ शॉर्ट। इसका प्रिंसिपल है कि लाइफ इज़ शॉर्ट, आई जस्ट वॉन्ट प्लेजर। ठीक है, प्लेजर किसका? गुड फूड, ट्रैवलिंग, लग्जरी, एंटरटेनमेंट, कंफर्ट। और क्या अवॉइड करता है? ये अवॉइड करता है पेन को, पेन। देन ही मैक्सिमाइजेस एन्जॉयमेंट।
यानी प्लेजर को लाइफ का हाईएस्ट गोल माना जा रहा है। तो इस तरीके के बिलीफ को क्या बोलते हैं? हेडोनिज्म मीन्स द बिलीफ दैट सीकिंग प्लेजर एंड अवॉइडिंग पेन आर द हाईएस्ट गोल्स इन लाइफ। अब इसको हेडोनिस्ट मैंने बताया था, हेडोनिस्ट से कनेक्ट करो। हेडोनिस्ट, ये राम कैसा पर्सन हो गया? राम जो पर्सन हो गया वो क्या हो गया? हेडोनिस्ट पर्सन है। ठीक है, हेडोनिज्म क्या हो गया? बिलीफ या फिर फिलॉसफी। प्लेजर सीकिंग, इंडल्जेंस, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, सेंशुअलिज्म। एंटोनिम्स आर एसेटिसिज्म, सेल्फ डिनायल, डिसिप्लिन, ऑस्टेरिटी। मतलब बहुत ही सिंपल, जो मॉन्क्स लोग जो लाइफ जीते हैं वो हो गया। और वी ह्यूमन बींग्स हैव द टेंडेंसी कि हमें प्लेजर पहले चाहिए होता है। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है एयरआर्की। कितनों ने इसको हायरआर्की पढ़ा है? हायरआर्की, जो आप हायर वाला प्रोनाउंसिएशन लेके आते हो ना, ये गलत है। इट्स एयर वाला प्रोनाउंसिएशन, एयरआर्की। क्या बोलेंगे? एयरआर्की। ठीक है, एयरआर्की नाउन है गाइस। Every organization has a clear hierarchy of roles and responsibilities. अब एक एग्जाम्पल लो, एक कंपनी में इंटर्न है, ठीक है, फिर एम्प्लॉय, फिर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर और फाइनली सीईओ। सारा एपेक्स ऐसे ही डिजाइंड है उनका। सबकी पोजीशन और अथॉरिटी सेम नहीं होती है। ये जो रैंक या फिर अथॉरिटी के अकॉर्डिंग जो अरेंजमेंट होता है ना, उसे कहते हैं एयरआर्की। सिंपल से एग्जाम्पल से समझो, आपके घर में सबसे पहले टॉप पे कौन आता है? आपके ग्रैंडफादर आते हैं। आपके पहले ग्रेट ग्रैंडफादर आते हैं। ग्रेट ग्रैंडफादर के बाद आते हैं आपके ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर के बाद आपके क्या आते हैं? आपके फादर आते हैं। आपके फादर के बाद क्या आते हो? आप आते हो। मैं आपका फिगर यहाँ बना दे रही हूँ। आपके बाद क्या आएंगे? आपका सन आएगा। सन के बाद उसके सन आएंगे, यानी कि आपका ग्रैंड चाइल्ड आएगा। तो ये जो टॉप टू बॉटम हम लोग जाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एयरआर्की। एयरआर्की कहते हैं इसको। ठीक है, मतलब एक सिस्टम इन विच पीपल और थिंग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू रैंक, अथॉरिटी और इम्पोर्टेंस, उसी को बोलते हैं। जैसे ऑफिस में आप रैंक और अथॉरिटी के बेसिस पे आपको रखा जाता है, यहाँ पे आप अपने फैमिली ट्री के अकॉर्डिंग हो। ओके, सो सिनोनिम्स आर रैंकिंग, ऑर्डर, chain of command, structure. Antonyms are equality, parity, sameness, democracy. ठीक है, एयरआर्की का मतलब आप एक जब भी सुनो तो समझ लेना, एयरआर्की का मतलब हो जाएगा who is above whom, कौन किसके ऊपर है। ठीक है, कौन किसके, आपके ऊपर कौन है? आपके फादर है। आपके फादर के ऊपर आपके ग्रैंडफादर के ऊपर ग्रेट ग्रैंडफादर। बस, ठीक है। जब पोजीशंस को रैंक के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाए, उसको क्या बोलते हैं? एयरआर्की। ठीक है, आइए हमारा नेक्स्ट वर्ड है हॉस्टेज। हॉस्टेज गाइज नाउन है। द पुलिस सेफ्टी रेस्क्यूड द हॉस्टेजेस आफ्टर आवर्स ऑफ नेगोशिएशन। अब इमेजिन करिए, एक क्रिमिनल ग्रुप है। ठीक है, एक ग्रुप है जिसने क्राइम करा है। ओके, क्रिमिनल ग्रुप है, ये किसी पर्सन को फोर्सफुली अपने कंट्रोल में रखा है और डिमांड कर रहे हैं कि हमारी डिमांड्स पूरी करो तभी इसी पर्सन को रिलीज करेंगे। लाइक किसी छोटे बच्चे को जैसे किडनैपिंग हो जाती है, तो व्हाट डू किडनैपर्स डू? दे यूजुअली कॉल, किडनैपर्स क्या करते हैं? कॉल करेंगे आपके घर पे, आपसे पैसे मांगेंगे एंड दे विल से कि तभी हम लोग क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। ठीक है, सो जो पर्सन उनके कंट्रोल में है, जो छोटा बच्चा जो किडनैप हुआ है, उस बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉस्टेज। क्या बोलते हैं? हॉस्टेज। मतलब कि अ पर्सन हेल्ड कैप्टिव, मतलब उसकी जब्त में है। ओके, कैप्टिव टू फोर्स अनदर पर्सन, ग्रुप और गवर्नमेंट टू मीट सर्टेन डिमांड्स। सिंपल डिफरेंस याद रख लो कि हॉस्टेज का मतलब होता है समवन हेल्ड टू पुट प्रेशर ऑन समवन एल्स। मतलब आपको किडनैप किया गया था, किसके ऊपर प्रेशर डालने? आपके घर वालों पर प्रेशर डालने के लिए। ठीक है, सिनोनिम्स है कैप्टिव, प्रिजनर, डिटेनी, अबडक्टी। एंटोनिम्स आर फ्री पर्सन, लिबरेटेड पर्सन, सिटीजन। ठीक है, तो हॉस्टेज का क्या काम, हॉस्टेज का पर्पस क्या होता है? हेल्ड टू मेक डिमांड्स, आपके पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए कि ओके गिव अस दिस अमाउंट ऑफ मनी देन विल रिलीज योर चाइल्ड। ठीक है, चलिए हेजिटेंट पे आते हैं। हेजिटेंट हमारा एडजेक्टिव है। ये कहता है
She was hesitant to sign the contract without reading it carefully, and everyone should be, guys. आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, ठीक है, और आपको बोला गया साइन कर दो, तुरंत इसको 2 मिनट में साइन करो. क्या आप साइन करोगे? नो, वी विल नॉट डू. हमें क्या होगा, पूरे कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल्स की, व्हाट आर द टर्म्स एंड द कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वी विल रीड दैट एंड देन वी विल डू. वी विल नॉट ब्लाइंडली पुट आवर सिग्नेचर ओवर दैट. उसमें मान लो कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो आपके लिए हार्मफुल हो, तो हाउ यू कैन डू. सो वो जो लड़की है, शी वॉज हेजिटेंट, वो रिलक्टेंट थी, वो काइंड ऑफ उसको रिलक्टेंस था कि वाई शुड आई साइन द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट रीडिंग इट केयरफुली. ठीक है, आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल. स्लो आर अनश्योर अबाउट मेकिंग अ डिसीजन और टेकिंग एक्शन बिकॉज ऑफ डाउट और अनसर्टेनिटी. ठीक है, जब भी क्वेश्चन आए आपके दिमाग में, शुड आई और शुड नॉट आई, शुडन आई. ओके, ये हो गया हेजिटेंट, जहाँ समझना हेजिटेंट, डिलेमा, वो सारी परप्लेक्सिटी, ये सारी चीज़ें हो गई. अब चलिए इसका सिनोनिम्स देखते हैं. रिलक्टेंट, अनसर्टेन, इनडिसिसिव, वेवरिंग. एंटोनिम्स आर कॉन्फिडेंट, डिसिसिव, सर्टेन, रेजोल्यूट. ठीक है, आप फॉर्म हो अपने डिसीजन पे कि अच्छा ओके आई विल साइन. आप कॉन्फिडेंट हो, सर्टेन हो, तो एंटोनिम्स इसके हो गए. हमारा नेक्स्ट वर्ड है हाइपोथेटिकल. हाइपोथेटिकल से भी आई गेस आप सब, आज के वर्ड्स बहुत ईजी हैं बट या दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो ऐसा नहीं है कि आप उसको इग्नोर कर दो. हाइपोथेटिकल है, एडजेक्टिव होता है. द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू सॉल्व अ हाइपोथेटिकल लीगल केस. मैंने आपको एक लीगल केस बोला कि अच्छा इमेजिन करो कि आपके और आपके फ्रेंड में लड़ाई हो गई, तो वो एक्चुअली नहीं हो रही है, एक हाइपोथेटिकल मैं आपको अजम्पशन बोल रही हूँ. इमेजिन करो, इमेजिन करो. अभी तक मैंने जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं, हमेशा मैंने साइट करते से पहले क्या बोला है, आप एक सिचुएशन इमेजिन करो. तो वो जो सिचुएशन इमेजिन मैं आपको करवा रही हूँ वो एक हाइपोथेटिकल है, वो पहले रियल लाइफ में नहीं हुआ है. ठीक है, ठीक है. सो ये आप लॉ एस्पिरेंट्स जितने भी हैं, इस वर्ड को स्पेशली ध्यान से आप समझना. द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू सॉल्व अ हाइपोथेटिकल लीगल केस. अब मान लो मैं क्लास में आपको बोलती हूँ कि सपोज अ पर्सन एंटर्स अ हाउस एट मिडनाइट, टेक समथिंग एंड देन. अभी ये एक्चुअल केस नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये हुआ है, हम बस इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो लॉ कैसे अप्लाई होगा. सो दैट इज अ hypothetical situation based on assumption or imagined situation rather than actual facts. Imaginary, theoretical, assumed, supposed. इसके synonyms हो गए. Antonyms just opposite हो जाएगा. Actual, real, factual, proven. ठीक है, so I hope hypothetical clear होगा आप सबको. so नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा हैलुसिनेशन. हैलुसिनेशन का एग्जाम्पल देखो पहले आप. हाई फीवर कॉज द पेशेंट टू एक्सपीरियंस विविड हैलुसिनेशंस. ये आप सबके साथ, हम लोग सबके साथ ये चीज़ होता है कि व्हेन वी आर अंडर हाई फीवर वी टेंड टू स्पीक सर्टेन थिंग्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हम कुछ से कुछ बोल रहे होते हैं, तो वो हैलुसिनेट हो सकते हो आप. जब आप देखते होगे कि अल्कोहलिक पर्सन जो होते हैं, जो रोड पे जाते हैं या फिर जो ड्रगिस्ट होते हैं, अगर वो अपना उन्होंने अल्कोहल कंज्यूम किया होता है या ड्रग कंज्यूम किया होता है, तो दे आर नॉट इन टू देयर सेंसेस. उनकी सेंस, जो सोचने की, समझने की, रिएक्ट करने की जो बॉडी मैकेनिज्म है, वो क्या होती है, वो डिस्टर्ब्ड होती है. दे विल से एनीथिंग टू यू, वट एवर इज इन देयर हार्ट, वट एवर कम्स इन देयर माउथ, वो बोलेंगे. तो वो क्या हो चुके हैं, वो हैलुसिनेट हो चुके हैं. ठीक है, इसका अल्कोहल का इफेक्ट, ड्रग का इफेक्ट ऐसा किया है कि वो हैलुसिनेट हुआ है. फीवर का इफेक्ट जो होता है वो आपको हैलुसिनेट कर रहा है. ठीक है, जैसे कि किसी को फीवर है और सडनली वो रूम में ऐसी चीज़ देख रहा है जो एक्चुअली वहाँ नहीं है. बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि दे विल से कि देयर इज पर्सन सिटिंग ऐसे, तो ये कोई ऐसी आवाज़ सुन रहा हो या फिर जो एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है, तो उस एक्सपीरियंस को, उस वैसी फीलिंग्स को क्या बोलते हैं, हैलुसिनेशन. हैलुसिनेशन नाउन है, द एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग, हियरिंग और सेंसिंग समथिंग दैट इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट. यानी परसेप्शन रियल जैसा फील हो सकता है बट एक्सटर्नल रियलिटी में वो चीज़ प्रेजेंट नहीं होती है. सिनोनिम्स आर डिल्यूजन, इल्यूजन, फॉल्स परसेप्शन, फैंटम सेंसेशन. दिस इज अ जेंजी वर्ड गाइज. ठीक है, अच्छा वर्ड है. एंटोनिम्स आर रियलिटी,
एक्चुअलिटी, ट्रुथ, परसेप्शन। ठीक है, और आप एक इसका ना मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट भी याद कर लो कि जैसे कि एआई डिस्कशन में भी एआई हैलुसिनेशन टर्म यूज़ करता है। जब आप चैट जीपीटी वगैरह, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई यूज़ करोगे तो आप देखोगे एक वर्ड आता है एआई हैलुसिनेशन। ठीक है, ये टर्म यूज़ होता है जब जो एआई सिस्टम होता है कॉन्फिडेंटली इंफॉर्मेशन जनरेट करता है जो फैक्चुअली ग्राउंडेड नहीं होती है, तो वही हो जाता है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। कैसे प्रोनाउंस करेंगे, पहले ट्राई करो आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे। हाउ टी, ओके, हाउ टी, HAUGHTY वर्ड है बट ऐसे याद करना, हाउ टी। ठीक है, हाउ टी। हाउ टी का इज एडजेक्टिव है। इज हिज हाउटी एटीट्यूड मेड इट डिफिकल्ट फॉर हिज कलीग्स टू वर्क विथ हिम। उसके कलीग्स काम नहीं करना चाहते हैं, किस बिहेवियर से काम नहीं करना चाहते, मतलब कुछ तो नेगेटिव होगा उसमें। आप ऐसे नहीं कर सकते, अगर वो पॉजिटिव है, अच्छा कर रहा है, तो उसके कलीग्स क्यों भागेंगे उससे दूर। ठीक है, सो देखो, आप आपने कभी ऐसे पर्सन देखा होगा कि जो बात तो ऐसे करता है जैसे दुनिया में उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट, इम्पॉर्टेंट या सुपीरियर कोई है ही नहीं। वो सामने वाले को प्रॉपरली रिस्पेक्ट भी नहीं करता। दैट एटीट्यूड इज हाउटी। हाउटी मीन्स showing excessive pride and looking down on others as if they are inferior। यानी सिर्फ प्राउड नहीं होना है, आपने अपने आप को वो इतना सुपीरियर समझ रहा है एंड अदर्स को वो क्या करता है, लुक डाउन करता है। वो समझता है कि अरे इनको तो कुछ नहीं आता है, मुझे ही सब आता है, मैं सब कुछ कर लूँगा। दैट एटीट्यूड इज हाउटी। इसीलिए वो समझता है कि मैं तो सब कुछ कर लूँगा, तो उनके कलीग्स क्या है, छोड़ के उनको चले जाते हैं। सिनोनिम्स आर एरोगेंट, प्राउड, conceited, disdainful। okay, antonyms are humble, modest, respectful, meek। ठीक है, सो हाउटी का मतलब क्या हो गया, आई एम बेटर दैन यू। जब भी ये फीलिंग आए ना, आई एम बेटर दैन यू, मतलब समझो वो वर्ड आएगा हाउटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाइड्रोफोबिया। अभी मैंने हाइपोडर्मिक बताया था। ओके, तो वैसे ही कुछ आप ऐसे भी समझो, ये नाउन है। One of the serious symptoms of rabies is hydrophobia, which makes swallowing water difficult। कितने लोगों को कभी कैट ने बाइट किया हो या फिर डॉग ने बाइट किया हो, तो ये क्या होता है, रेबीज़ में इनकी बाइट से रेबीज़ होता है, रेबीज़ के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। अगर आपने उस इंजेक्शन को टाइमली नहीं लिया, इंजेक्शन को आपने टाइमली नहीं लिया या फिर आप इग्नोर कर दिए, तो क्या होता है, आप यू कैच रेबीज़। तो रेबीज़ का सबसे बड़ा गाइस पता है सिम्टम्स क्या होता है। ऐसा मत बोलना कि कुत्ते और बिल्ली की तरह भौंकना शुरू करना, म्याओ म्याओ करना, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, रेबीज़ का सबसे बेस्ट सिम्टम होता है और सबसे एविडेंट सिम्टम होता है कि वो इंसान पानी जो होता है ना, वाटर, वो स्वॉलो नहीं कर पाता है। इट बिकम्स, वो वाटर फोबिक हो जाता है। अगर उसको पानी अगर उसके सामने भी आप लेके जाओगे ना, वो वहाँ से भागना शुरू कर देगा। दैट पर्सन विल स्टार्ट रिएक्टिंग। ठीक है, सो वैसे रेबीज़ का देख लो, वन ऑफ द सीरियस सिम्टम्स ऑफ रेबीज़ इज हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब आप अब यहाँ से समझ गए, पानी से डर लग रहा है उसको। क्या लग रहा है, पानी से डर लग रहा है। विच मेक्स swallowing वाटर डिफिकल्ट। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, इट इज़ ऑल्सो अ सिम्टम कॉमनली एसोसिएटेड विद रेबीज़। इसको समझने के लिए याद रखो, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। ठीक है, और फोबिया क्या होता है, किसी चीज़ का डर, यानी एक्सट्रीम फियर मैं कह लूँ। ठीक है, एक्सट्रीम फियर। सो हाइड्रोफोबिया, एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर। ठीक है, सेंटेंस आपने देख लिया कि वन ऑफ द सीरियस सिम्टम्स ऑफ रेबीज इज हाइड्रोफोबिया विच मेक्स swallowing वाटर डिफिकल्ट। अब इसको इसका सिनोनिम्स देखते हैं। फियर ऑफ वाटर, एक्वाफोबिया। एक्वाफोबिया वही पानी का डर। रेबीज सिम्टम, एंटोनिम्स आर कंफर्ट विथ वाटर, कॉन्फिडेंस इन वाटर, वही सब हो गया। ऐसा कोई इसका स्पेसिफिक एंटोनिम नहीं है, क्योंकि आप वर्ड देखोगे तो हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया हो गया। अब अगर कहना हो तो एक्वा मैनियाक कह लो, पानी जिसको पसंद होता है उस केस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हर्मिट। हर्मिट गाइज नाउन है, इसका एग्जाम्पल है, द ओल्ड हर्मिट लिव्ड पीसफुली इन अ स्मॉल हट डीप इन द फॉरेस्ट। अब एक इमेजिन करो, एक पर्सन है जो सोसाइटी से, ये पर्सन है, ठीक है, ये सोसाइटी में पहले रहता था, बहुत अच्छी लाइफ जीता था। अब इसने सोचा यार ये पूरी दुनिया मोह माया है, ये सोसाइटी से कट ऑफ कर लेता है। क्या कर रहा है, कट ऑफ कर लेता है।
कोई भी सोशल गैदरिंग्स नहीं, कोई भी क्राउडेड सिटी लाइफ नहीं, नो रेगुलर इंटरेक्शन, नो सोशलाइजिंग, नो इंस्टाग्राम, नो रील स्क्रोलिंग, and he chooses to live alone, maybe because of religious beliefs or simply because he prefers solitude. आप बहुत बार थक जाते हो लाइफ से, व्हेन यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, व्हाट डू यू से, यार मेरे को बस यहाँ से जाना है. एंड वी जेंजीज क्या कहते हैं, वी से कि ओके बस पहाड़ों में जाना है. एक सबका एक ड्रीम होगा, आई होप सबने ये इमेजिन किया होगा कि पहाड़ों वाली लाइफ जीनी है, वहाँ एक कैफ़े खोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, एक सिंपल लाइफ जिएंगे. सो वो हर्मिट की लाइफ हो गई. ओके कि ऐसा पर्सन who lives alone and avoids regular contact with society, often for religious or personal reasons. Synonyms देखो, recluse, solitary, loner, ascetic. Antonyms आप देख लो, socialite, extrovert, companion, communicator. ठीक है. अब हर्मिट और इंट्रोवर्ट को सेम मत समझ लेना, ठीक है. इंट्रोवर्ट को सिंपली अलोन टाइम पसंद हो सकता है, बट जो हर्मिट होता है ना, वो जनरली क्या करता है, दैट पर्सन लिव्स इन आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी. सोसाइटी से उसको आइसोलेशन चाहिए होता है. तो एक इंसान जो कंप्लीट आइसोलेशन में हो उसको क्या बोलेंगे, हर्मिट. हमारा नेक्स्ट वर्ड है होमिसाइड. बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल वर्ड और आपको सबको मालूम होना चाहिए. न्यूज़पेपर में देखेंगे आप, एडिटोरियल्स, आरसी, हर जगह आपको होमिसाइड मिलेगा. साइड का मतलब क्या होता है, ये मैंने लास्ट में बताया था सी वाले वोकैब में, टू किल समवन. ठीक है, टू किल समवन. जैसे हम लोग कवर किए थे फ्रेट्रीसाइड, देन जीनोसाइड. ठीक है, देन आपको ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे. रेजीसाइड, पूरे रेस का किल कर देना, दैट इज रेजीसाइड. अब आते हैं, ये नाउन है गाइस. द पुलिस लॉन्च अ डिटेल इन्वेस्टिगेशन इनटू द होमिसाइड केस. होमिसाइड का बेसिक मीनिंग है द किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर, वेदर लॉफुल और अनलॉफुल. ठीक है, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लीगल डिस्टिंक्शन भी है. होमिसाइड डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन मर्डर. आप होमिसाइड सुनते ही ये मत समझ लेना कि होमिसाइड का मतलब क्या हो गया, मर्डर हो गया. नो. ओके, होमिसाइड लॉफुल भी हो सकता है, अनलॉफुल भी हो सकता है. किस पे डिपेंड करेगा, सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा. तो जो मर्डर होता है इज अ फॉर्म ऑफ मर्डर. जो क्या हो गया, मर्डर इज अ फॉर्म ऑफ अनलॉफुल, इज अ फॉर्म ऑफ अनलॉफुल होमिसाइड. अनलॉफुल, कभी भी मर्डर को क्या लॉ अलाउ करेगा, बिल्कुल नहीं. सो इट्स अनलॉफुल होमिसाइड. बट एवरी होमिसाइड, आप ये नहीं कह सकते हो कि सारी होमिसाइड नेसेसरली मर्डर है. सो एवरी होमिसाइड इज नॉट नेसेसरली मर्डर. ठीक है, ये डिफरेंस आप नोट कर सकते हो, आपको एग्जाम में काम देगा. और ये डिस्टिंक्शन लॉ एंट्रेंस के लिए काफ़ी यूजफुल भी है. सो सिनोनिम्स देख लो, किलिंग, मर्डर, स्लेइंग, मैनस्लॉटर. एंटोनिम्स, प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ, रेस्क्यू, प्रोटेक्शन. होमिसाइड क्विक ट्रिक मैं बता दूंगी आपको, वो हो जाएगा, होमिसाइड का मतलब कि वन ह्यूमन बीइंग कॉजेज द डेथ ऑफ अनदर. और लॉ रिलेटेड क्वेश्चंस में कॉन्टेक्स्ट ज़रूर आप इसको चेक करना. ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल और सबको पता होना चाहिए, हेनपेक वर्ड. इसको तो एकदम यूज़ करो आप. हेनपेक क्या है, वर्ब है गाइस. ही कंप्लेन, पहले इस पे हम लोग मीनिंग नहीं देखेंगे, डोंट लुक एट द मीनिंग, जस्ट कम टू द एग्जाम्पल सेंटेंस, फिर हम लोग पीछे जाएंगे. He complained that his friends believed his wife would henpeck him over every small decision. ठीक है, अब ये थोड़ा ओल्ड फैशन वर्ड है, मतलब बहुत पहले में इसको यूज़ किया जाता था, बट वोकैबुलरी एग्जाम्स में आ सकता है आपके. हेनपेक का मीनिंग होता है, और ये ओल्ड फैशन वर्ड तो है, बट अभी के टाइम पे कैसे कहते हैं कि ट्रेंड रिवाइव्स, ये वापस ये वर्ड ना ऑलमोस्ट ट्रेंड में है, हेनपेक. ठीक है, सो ऐसे इमेजिन करते हैं कि हेनपेक का मतलब हो गया किसी को कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज, डोमिनेट, या फिर किसी को नैग करना, किसी के पीछे पड़ना. स्पेशली ट्रेडिशनली यूज फॉर अ हस्बैंड बीइंग कॉन्स्टेंटली कंट्रोल्ड और नैग्ड बाय हिज वाइफ. एक हस्बैंड है, ठीक है, राम को ले लेते हैं. अब हम लोग राम और पिंकी को दोस्त बनाए थे, अब हम राम और पिंकी को हम लोग यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ बना रहे हैं. ठीक है, दे गेट मैरिड. ओके, इन दोनों की शादी हो गई. अब पिंकी जो है डोमिनेट कर रही है राम पे, कहती है
कि तुम पिंकी कहती है कि तुम सुबह 5 बजे उठ जाओ, राम 5 बजे उठ जाता है। कहती है तुम दोस्तों के साथ सोशलाइज मत करो, तुम पार्टी नहीं करो, तो राम पार्टी करना बंद कर देता है। ये कहती है पिंकी कहती है तुम अपने फ्रेंड से बात करना बंद कर दो, ठीक है। तो राम अब इस कंफ्यूजन में आ जाएगा कि क्या मुझे ये सारी बातें फॉलो करनी चाहिए कि नहीं। वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। उसके ऊपर क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहा है? क्योंकि पिंकी उसके ऊपर डोमिनेट कह रही है, उसको अपना एक प्रॉपर्टी बना ली है, उसको ओन कर ली है कि जैसे चैट जीपीटी AI बोट हो राम उसका, कि मैं अगर बोलूँगी बैठो तो बैठेगा, सोएगा तो सोएगा। तो वो कंप्लीटली डोमिनेट कर चुकी है राम पे। ऐसे ही ऐसे ही लड़कों को या ऐसे ही हस्बैंड को क्या बोलते हैं? hen-pegged husband. Okay, so it's not good to be a hen-pegged husband. Okay, synonyms are nag, dominate, badger, scold. Antonyms are encourage, support, praise, appreciate. Right? चलिए, अब हैंडपैक आपने ये चीज़ देख लिया। तो हैंडपैक को हमेशा गलत सेंस में मत यूज़ करना कि इट्स नॉट ओनली अबाउट दीज थिंग्स ओनली। जब भी कांस्टेंट नैगिंग हो, और नैगिंग के साथ क्या होता है? कांस्टेंट नैगिंग मतलब किसी के पीछे पड़ जाना, ठीक है, और उसके साथ डोमिनेशन आए, तो वो होता है क्या? वो वर्ड हो जाएगा आपका हैंडपैक। ओके, सो इसको चेक करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है होमोजीनस। होमोजीनस गाइस एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है द रिसर्चर सेलेक्टेड अ होमोजीनस ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स फॉर एक्सपेरिमेंट। होमोजीनस का ऑपोजिट क्या होता है? हेट्रोजीनस। आई होप दिस इज क्लियर कि हेट्रोजीनस होगा। एंटोनिम्स में भी आपको मिल जाएगा ये डाइवर्स, मिक्स्ड, वेरिएड, ठीक है। अब मान लो ये जो हम लोग देखे एग्जाम्पल, द रिसर्चर सेलेक्टेड अ होमोजीनस ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स फॉर द एक्सपेरिमेंट। अब आप ऐसे इमेजिन करिए कि एक रिसर्चर को एक स्टडी करनी है और वो ऐसे पार्टिसिपेंट्स चूज़ करता है जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सेम है। मतलब कि उसको चाहिए कि कोई किसी रिसर्च पे वो वर्क कर रहा है। जैसे उसका रिसर्च है कि इनकैप्सुलेशन ऑफ AI बेस्ड जजमेंट्स इन जुडिशरी। तो वो कैसे लोगों को लेके आएगा? क्या वो साइंस स्टूडेंट्स को लेके आएगा? बिल्कुल नहीं। क्या वो लॉ वाले स्टूडेंट्स को लेके आएगा? बिल्कुल यस, ठीक है। वो और लॉ के स्टूडेंट्स को कैसे लेके आएगा? वो सेम एज ग्रुप, सिमिलर बैकग्राउंड या फिर सिमिलर कंडीशंस वाले स्टूडेंट्स को लेके आएगा। तो जो ग्रुप वेयर द मेंबर्स आर ऑफ द सेम काइंड और सिमिलर इन नेचर इज कॉल्ड होमोजीनस, ठीक है। होमोजीनस आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ पीपल और थिंग्स दैट आर ऑल ऑफ द सेम काइंड और सिमिलर इन नेचर। मतलब सिंपल है, सिंपल हो सिमिलर और यूनिफॉर्म इन नेचर। और इसी का ऑपोजिट मैंने आपको बता दिया क्या है? हेट्रोजीनस, जहाँ वेराइटी या डिफरेंसेस हो। ओके, होमो का मतलब याद रखना, सिनोनिम्स देख लो पहले, यूनिफॉर्म, सिमिलर, कंसिस्टेंट, अलाइक। होमो का मतलब आज से आप क्या याद रखोगे? सेम। सो होमोजीनस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे होमोजीनस का मतलब हो जाएगा सिमिलर या फिर ऑफ सेम काइंड, ठीक है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हेजुमनी। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हेजुमनी। हेजुमनी का एग्जाम्पल लेट्स चेक फर्स्ट। पहले ये तो आप देख लो कि ये नाउन है, और प्लीज़ जब मैं ये बोल रही हूँ कि नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब, या आप लिखते जाओ, आपको आ सकता है ये पार्ट ऑफ स्पीच और आपके लिए ही इम्पॉर्टेंट है वो। The empire established its hegemony over the surrounding regions. एक पावरफुल कंट्री है, चाइना ले ले, एक पावरफुल कंट्री है। ओके, पावरफुल कंट्री है जो सिर्फ इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि उसकी जो सराउंडिंग कंट्रीज़ पर इतना इन्फ्लुएंस ये डाला हुआ है अपना कि उनकी जो उसकी जो पॉलिसीज़ है, पॉलिसीज़ हो गई, या फिर जो उसकी जो डिसीजंस हैं उन रीजन्स को भी अफेक्ट करते हैं। अगर उसने कुछ डिसीजन लिया, उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो इन कंट्रीज़ को भी अफेक्ट करती हैं। जो डोमिनेंस होता है ना, उस लीडरशिप या डोमिनेंस को क्या बोलते हैं? हेजुमनी। हेजुमनी का मतलब डोमिनेंस और लीडरशिप ऑफ वन कंट्री, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन ओवर अदर्स। देख लो, द एम्पायर एस्टैब्लिश इट्स हेजुमनी ओवर द सराउंडिंग रीजन्स, ठीक है। अब ये वर्ड सिर्फ स्पेशली आप देख लो, पॉलिटिक्स में आपको मिलेगा, इंटरनेशनल आपको रिलेशंस में ये वर्ड मिल जाएगा, फिर हिस्ट्री में भी आपको मिलेगा ये वर्ड, ठीक है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द एम्पायर ऑफ अ किंग। उसके बाद सोशल साइंस जो होता है ना, वहाँ भी आपको ये चीज़ वर्ड मिल सकता है। ये बहुत वर्ड यूज़फुल है। डोमिनेंस, सुप्रीमेसी, कंट्रोल, लीडरशिप, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। और इसके एंटोनिम्स हो गए इक्वालिटी, इंडिपेंडेंस, सबऑर्डिनेशन, पावरलेसनेस। यानी कि
हेजेमनी को आप कैसे याद रखोगे? वन पावरफुल साइड डोमिनेट्स दी अदर्स। एक जो है कंट्री दूसरे पे कंट्रोल कर रहा है, बस स्मॉल सा डिफरेंस हो गया। चलिए वर्ड देखते हैं हम। हमारा वर्ड है हम ड्रम। कितना अच्छा वर्ड है ना, हम ड्रम। एडजेक्टिव है, इसको आप नाउन के साथ भी यूज़ कर सकते हो। एंड गाइस ऐसे मत समझो कि ये इजी वर्ड है तो आप उनको इग्नोर कर दोगे। ये सारे PYQs में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। आपके PYQs चाहे वो CUET हो गया, JMI हो गया, सब में ये रिपीटेड है। ओके ठीक है, इसको आप एडजेक्टिव और एट टाइम्स एज नाउन यूज़ करते हो। ठीक है, सो बिफोर गोइंग ऑन टू द मीनिंग ऑफ दिस, पहले लेट्स चेक द एग्जाम्पल। शी वॉन्टेड टू एस्केप हर हमड्रम रूटीन एंड ट्रैवल द वर्ल्ड। इमेजिन करो सेम रूटीन एवरी डे। ठीक है, आप सुबह उठते हो, ओके, यू वेक अप इन द मॉर्निंग, सेम वर्क, आप पढ़ाई कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ JMI। आपका रूटीन क्या होगा? आप सुबह में लीगल पढ़े, देन आप इंग्लिश कवर किए, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, स्टैटिक, GK, खाना खाते हो, शाम में इंटरेक्ट करते हो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली, एंड देन फिर वापस रिविजन। वही बोरिंग मोनोटोनस रूटीन आप डेली फॉलो कर रहे थे फॉर द पास्ट 1 ईयर। बट जैसे ही आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, आपको JMI में, AMU में, CUET की वजह से आपको एक सीट एलोकेट हो गया अच्छे कॉलेजेस में, तो आप क्या करोगे? आप ब्रेक लेते हो। ठीक है, अब ये जो ब्रेक लेते हो देन यू गो फॉर रिजुविनेशन, ओके, यू गो फॉर ट्रिप्स एंड ऑल। बट ये जो मोनोटोनस, मंडेन, बोरिंग, ये जो डल एंड रिपीटेटिव रूटीन था, इसी को हम लोग कहते हैं हमड्रम। क्या बोलते हैं? हमड्रम। मीन्स lacking excitement, variety or interest, dull and routine. Okay, synonyms देख लो, वही हैं, boring, monotonous, tedious, dull, mundane. Antonyms are exciting, lively, कुछ थ्रिलिंग होने वाला, थ्रिलर से भरी लाइफ, ओके, इंटरेस्टिंग। आई होप दिस इज क्लियर। तो आप ऐसे याद रखना कि जो हमड्रम होता है वो सेम ओल्ड या फिर वही मोनोटोनस रूटीन हो गया, और उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है कुछ लाइवली होना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैरोइंग। हैरोइंग गाइस एडजेक्टिव है। देखो, द डॉक्यूमेंट्री गेव अ हैरोइंग अकाउंट ऑफ द सर्वाइवर्स एक्सपीरियंसेस। मतलब कि कोई डॉक्यूमेंट्री, या फिर आप ले लो कि जैसे डॉक्यूमेंट्री वॉर सर्वाइवर्स या डिज़ास्टर सर्वाइवर्स की रियल एक्सपीरियंसेस दिखा रहा है। डॉक्यूमेंट्री पहले क्या होता है? आई होप आपको पता होगा कि डॉक्यूमेंट्री क्या होता है। डॉक्यूमेंट्री गाइज, इट्स लाइक अ शॉर्ट फिल्म जो कि रियलिज्म को शो करता है। क्या शो करता है? रियलिज्म मतलब आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज यूट्यूब पर देखे होंगे कि किसी लाइक रिक्शा पुलर है, रिक्शा पुलर की लाइफ को क्लोजली कैप्चर करना। मतलब उसको आप ये नहीं कर रहे हो कि भैया आप एक्ट करो, आप रिक्शा चलाओ एंड देन आप उसको डायरेक्ट कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं, दैट्स नॉट डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री में रियलिज्म होता है, एक रियल लाइफ। जैसे बिहार में जो फ्लड आया था, ओके, तो उसको डॉक्यूमेंट किया गया था, लाइव दिखाया गया था बहुत ही क्लोजली। आई थिंक इट वाज 2018 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2018 और 2019। ओके, सो वहाँ पे लाइव बहुत क्लोजली लोगों को बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज मिलेंगी। अभी असम में जो फ्लड है, असम के फ्लड को बहुत सारे लोगों ने क्लोजली दे हैव स्टार्टेड मेकिंग डॉक्यूमेंट्रीज ऑन दैट। सो क्या कहता है? द डॉक्यूमेंट्री गेव अ हैरोइंग अकाउंट ऑफ द सर्वाइवर्स एक्सपीरियंसेस। तो क्या जो असम में जो फ्लड आया है, कोई भी वहाँ पे किसी की भी लाइफ अभी ब्लिसफुल है? किसी भी की भी लाइफ अभी हैपनिंग होगी? बिल्कुल नहीं। दे आर स्टार्विंग फॉर फूड, दे आर स्टार्विंग फॉर देयर बेसिक एम्यूनिटीज़, कि बेसिक एम्यूनिटीज़ उनको मिले। तो वो कैसी है? उनकी लाइफ अभी हॉरिफाइंग है, उनकी लाइफ अभी ट्रैजिक है, फुल ऑफ ट्रेजेडी। तो उसको अगर कोई डॉक्यूमेंट कर रहा है, इसीलिए वो वर्ड यूज़ किया गया, हैरोइंग अकाउंट ऑफ द सर्वाइवर्स एक्सपीरियंसेस। देखो, एक्सट्रीमली डिस्ट्रेसिंग, पेनफुल और इमोशनली अपसेटिंग। आप एम्पथाइज कर रहे हो, आपको आपके लिए वो एलिमेंट्स डिस्टर्बिंग है। जब आप छोटे छोटे बच्चे सामने देख रहे हो कि दे आर डाइंग जस्ट बिकॉज ऑफ फूड, ये सारी चीज़ें, बेसिक कम्युनिटीज़ उन्हें नहीं मिल रही हैं। सो वो एक्सट्रीमली पेनफुल, इमोशनली अपसेटिंग जो ये होता है, इमोशंस होता है, उसी को हम लोग बोलेंगे हैरोइंग। सो आपको ये थीम क्या मिला? आपको एक फ्लड वाला थीम मैंने बताया, अब इस थीम से आपको एक वर्ड मिल गया हैरोइंग।
तो जब भी फ्लड से रिलेटेड या फिर कोई भी एक्सट्रीमली पेनफुल सिचुएशन आए तो वर्ड क्या यूज़ करोगे, हैरोइंग, ठीक है। और ये नॉर्मल सैड से मच स्ट्रॉन्गर है। आप जो वर्ड यूज़ करते हो ना सैड, इससे ये बहुत ही स्ट्रॉन्गर वर्ड है। इसके एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए, डिस्ट्रेसिंग, ट्रॉमेटिक, एगोनाइजिंग, हार्ट रेंडिंग, जो आपको क्वेंच कर दे अंदर से। एंटोनिम्स आर कंफर्टिंग, प्लेजेंट, रीअश्योरिंग, सूदिंग, ठीक है। सो इसको याद रख लेना कि हैरोइंग का मतलब क्या हो गया, इमोशनली वेरी पेनफुल। सो अगर कोई एक्सपीरियंस आपको डीपली डिस्टर्ब कर दे तो आप उसको क्या याद कल से क्या बोलोगे, हैरोइंग एक्सपीरियंस, ठीक है। चलिए आज का लास्ट वर्ड है गाइस एच वोकैब का, वो है हजार्डस। हजार्डस एडजेक्टिव है, ठीक है। हजार्डस का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, क्या कहता है कि वर्कर्स मस्ट वियर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट व्हेन हैंडलिंग हजार्डस केमिकल्स। अब आप इमेजिन करो कि एक फैक्ट्री में कुछ केमिकल्स हैं जो स्किन या फिर आपका लंग्स हो गया, स्किन हो गया, देन योर लंग्स या फिर हेल्थ को सीरियसली इम्पैक्ट कर सकता है, हार्म कर सकता है। ऐसी चीज़ों को सिंपली क्या बोलते हैं, इसको डेंजरस कह सकते हो, डेंजरस, ओके। बट फॉर्मल इंग्लिश में, जब आप स्टैंडर्ड इंग्लिश, जब बात आती है ऑर्नामेंटल वोकैब की, ठीक है, ऑर्नामेंटल वोकैब, उसमें हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं हजार्डस। वी डोंट गो फॉर डेंजरस। इन योर एग्जाम्स, बी इट योर CUET, बी इट योर JMI या फिर बी इट योर AMU, सारे ये जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं इनको पता है कि डेंजरस सबको ही पता होगा। डेंजरस जो बच्चे नॉर्मली क्लासेस 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं उनको भी ये मालूम होगा कि डेंजरस इज़ द वर्ड। बट दे आर नॉट गोइंग टू सेलेक्ट यू ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि आपको एक जनरलाइज ऑब्वियस वर्ड पता है। दे वॉन्ट समथिंग ऑर्नामेंटल, सो दे आर गोइंग टू टेस्ट यू विद दिस वर्ड कि आपको हजार्डस का मतलब पता है कि नहीं, हजार्डस आपको मालूम है कि नहीं। तो हजार्डस गाइस एडजेक्टिव है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग डेंजरस आप फॉर्मल इंग्लिश में हजार्डस कहते हो। इसका मतलब होता है डेंजरस और लाइकली टू कॉज हार्म, इंजरी और डैमेज। जैसे कि आपको बहुत सारे पेपर्स में मिलेगा और RC में मिलेगा हजार्डस केमिकल्स, जो नॉन फिक्शनल आपके जो RC आएंगे उसमें आपको हजार्डस केमिकल, हजार्डस कंडीशन, हजार्डस वर्क मिलेगा। सो आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन। सिनोनिम्स देख लो, डेंजरस, रिस्की, पेरिलस, अनसेफ। एंटोनिम्स आर सेफ, सिक्योर, हार्मलेस, प्रोटेक्टेड। सो हजार्डस का मतलब आप याद रख लेना कि आज से क्या हो गया, इसको आप समझोगे डेंजरस। एंड दैट्स इट गाइस, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 40 H वर्ड्स। टेक अ मोमेंट एंड क्विकली रिकॉल द फाइनल 5। जो हम लोग लास्ट में फाइनल 5 किए वो कौन कौन से वर्ड थे, हमने किए होमोजीनस कवर किया हमने, और हमने कौन कौन सा किया, हजार्डस हमने किया, ओके, हजार्डस हमने कवर किया। देन वी हैड कवर्ड हमड्रम, ओके, देन वी कवर्ड हेजुमनी, ओके, हेजुमनी हमने कवर किया था। देन हमने क्या कवर किया, हैरोइंग, ओके, और बाकी भी हमने ऊपर में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे कवर किए हैं। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। एंड आप सारे इसको नोटबुक में मेंशन करना, जो वर्ड टफ लगे उसको स्टार मार्क कर लो और जो इजी लगे उसको एक बार रिविजन कर लो। एंड दैट्स अ रैप अप ऑन आवर H vocabulary guys, okay, 40 words we have done so far. How many words? 40 words we have done. अब एक छोटा सा चैलेंज मैं आपको आज के लिए दूंगी विच यू हैव टू कंप्लीट। डोंट ओपन योर नोटबुक, ठीक है, जस्ट पॉज फॉर 2 seconds। 2 seconds के लिए आप पॉज करना एंड सी हाउ मेनी वर्ड्स फ्रॉम टूडेज क्लास यू कैन रिकॉल ऑन योर ओन। हीड याद आया, ह्यूब्रिस, आप कॉपी बंद करोगे आपको ये सारे वर्ड याद आएंगे। हिपोक्रेसी जो इजी वर्ड है आपके दिमाग में ज़्यादा है पहले आएगा, हेजुमनी, ओके, ये सारी वर्ड। अगर इनमें से कुछ वर्ड्स अभी इंस्टेंटली याद आ रहे हैं देन वेल डन, ओके, दैट मीन्स द वर्ड्स आर एक्चुअली गेटिंग स्टोर्ड, नॉट जस्ट रिटन डाउन। एंड अगर कुछ वर्ड्स आप भूल गए हो दैट्स कम्प्लीटली ओके, ओके। यहाँ पे हम लोग एक दिन में थरूरियन इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। वोकैबुलरी एक सिटिंग का गेम नहीं है, थोड़ा आप रिवाइज करो, एग्जाम्पल के साथ वर्ड्स को यूज़ करो एंड स्लोली दे बिकम अ पार्ट ऑफ योर एक्टिव वोकैबुलरी। So because the moment you start recognizing these words, you're outside your YouTube lectures, outside your classroom,
That's when you know your vocabulary is actually improving. And yes, if you enjoyed learning this way, like this video, share it with your friends who are preparing for JMI, AMU, CUET, and for any other competitive exams, and subscribe to Legit Prep for more such amazing content. अब एच को आप टिक कर दीजिए, जो एच हो गया इस पे आप टिक कर दीजिए, आपका हो गया, बिकॉज वी आर डन विथ एच. टेक केयर, कीप रिवाइजिंग, keep using these words, and I'll see you in the next class. Until then, keep learning and keep growing. Bye bye everyone.